तो मैं क्या बता रहा था आपको, बताओ ये दोबारा। चलो दोबारा देखते हैं। देखो तीन स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। हर एक स्टेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। हर एक स्टेज के लिए अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट और स्किल सेट भी डिफरेंट है, ये भी याद रखो। स्किल सेट वो है, हर एक तीनों स्टेज के लिए अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट जो स्टेज है प्री, इसके लिए अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड है। वो क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है? आपको रहना है ऑब्जर्वेंट, चीजों को ऑब्जर्व करो, यहां भी देख लिया, वहां भी देख लिया, यहां भी देख लिया। यानी कि कवरेज क्या चाहिए? कवरेज चाहिए वाइड, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आजकल वो। तो अगर आपने इको हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, खासकर ये तीन, इवन पॉलिटी में भी लग जाते हैं कई बार, कि आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप उसका एप्लीकेशन कर लोगे। वो डीप एप्लीकेशन पूछेगा आपसे। प्री का बता रहा हूँ मैं फिलहाल। तो इस स्टेज की रिक्वायरमेंट है, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ आराम से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, उसको देख लो, ओवरऑल ऑब्जर्व कर लो, तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सोल्व कर लोगे प्री में। दूसरा, कवरेज थोड़ी वाइड रखनी है, इसमें कवरेज हल्का नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें क्या कहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस डिटेल में ही करवाएंगे तुम्हें, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यूपीएससी में तो खास कर नहीं, वो डिटेल में ही करवानी पड़ेगी, तब जाके हम क्लेम कर पाते हैं कि यार इतने क्वेश्चन हमारे उससे आए। तब जाके तुम कॉन्फिडेंट रह पाते हो यार सर ने पढ़ाया था उसमें से आया है। वो कॉम्प्रिहेंसिव डील करना पड़ेगा हमें उस पार्ट को। क्यों? पहले होता था जो टॉपिक्स दे दिए उसमें से क्वेश्चन आ गए, अब वो टॉपिक्स के बियॉन्ड जा रहे हैं, उनको भी तो इवॉल्व करना है। कट ऑफ भले ही डाउन जा रही है क्योंकि डिफिकल्टी लोग सबको नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपको बाकी से मतलब नहीं है, आपको तो कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, तो टॉपिक जो मेंशन है, बेसिक जो स्टैंडर्ड टॉपिक है वो तो करने ही करने हैं, उनको नहीं छोड़ना। पर उसके बियॉन्ड भी अगर 7-8 चीजें मैंने आपको करवा दी और उसमें 2 चीज आ गई है, तो आपके 4 नंबर बढ़ गए। और कट ऑफ अगर 82 जा रही है, 83 जा रही है, तो बच्चा जो सिंसियर होता है वो 80 के राउंड ही रहता है, 2-3 नंबर से रहता है। तो वो हर साल 2-3 नंबर से रह जाता है, हर साल हो रहा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए ये पेरीफेरी वाले टॉपिक्स हमें करने जरूरी है प्री के अंदर। तो ठीक है, तो इसके लिए जो टॉपिक्स बेसिक है वो तो करोगे, पेरीफेरी वाले तुम्हें नहीं करना, उसकी रिसर्च हर एक फैकल्टी अपने आप करेगी। अगर मैं ज्योग्राफी का स्पेशलिस्ट हूं तो मैं ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ूंगा, ये पेरीफेरी वाले टॉपिक निकाल के तुम्हें पढ़ा दूंगा। इकोनॉमिक्स वाले सर अपना निकालेंगे, हिस्ट्री वाला अपना निकालेंगे, पॉलिटी वाला अपना निकालेंगे, वो सब फैकल्टी का काम है। तो ये पार्ट तुम्हारा सेटल होएगा प्री वाला। ठीक है, जिसमें आपको अपनी क्लासेस जो कर रहे हो वो करने हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन। क्योंकि एक पार्ट इसमें मैं ऐड करता हूँ पेरीफेरी में, वो थ्रू माई टेस्ट सीरीज, जो आप प्री वाली टेस्ट सीरीज करोगे ना, उसमें वो क्वेश्चन डालता हूँ जो बुक्स में नहीं है, वो फिर अलग। तो इस बार जो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन जो आया था, सब ट्रॉपिकल में पॉल्यूशन लेवल ज्यादा क्यों है, वो मैंने कोई पंजाब यूनिवर्सिटी कोई जियोग्राफी बुक पढ़ी थी, उससे क्वेश्चन डाला था। वो यूपीएससी में आया हुआ था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। वो तुम तो नहीं पढ़ोगे ना कभी। तो वो स्पेशलाइजेशन हम फैकल्टी अपने आप करेंगी, कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है। ठीक है, तुम्हें उसमें टाइम बचाना है, तुम्हें नहीं करना उसमें। तो प्री वाला पार्ट हम ऐसे सेटल करेंगे। मेंस वाले पे मैं साथ साथ इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्री तो बस क्वालिफाई ही करना है, हमें क्वालिफाई जरूरी है, उसके लिए हमने बता दिया क्या करना है। लेकिन जो रैंक जो आपने मुझे कहा आपको आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो ये बनाएगा आपको मेंस। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पर्सनल टेस्ट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हमारे हाथ में नहीं होती है पर्सनल टेस्ट में कई चीजें ना, वो नंबर बहुत फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी है, इस बार शायद त्रिलोक नाम है शायद उनका, भले ही पर्सनल टेस्ट में कम थे लेकिन मेंस में उसके रैंक 1 से भी ज्यादा नंबर थे, तो उसकी रैंक अच्छी आ गई, टॉप 20 में आ गई। तो हमारे हाथ में ये, दिस इज अवर कंट्रोलेबल, ये कंट्रोलेबल है हमारे हाथ, कंट्रोल कर सकते हैं हम लिखना। ये कई बार हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता इसका, इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चीज उसको अच्छी लगी क्या। हालांकि हम इसकी ट्राई भी करेंगे। एग्जाम्पल है माधव अग्रवाल के 204 275 में से, ठीक है, सॉरी 275 में से 204, सुरम्या के 201, जो आईआरएस है ना, ये हमारे मेरे स्टूडेंट ही है। इनके अच्छे हैं, 200 प्लस है, पर हर एक के साथ नहीं कह सकते बनाएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अगर ऐसे आगे तो तुम्हें एज मिलता है। माधव की रैंक आ गई रैंक 16, बिकॉज 200 प्लस थे इंटरव्यू में, तो उसने यहाँ भी अच्छे नंबर है और यहाँ पे आती रैंक और ऊपर चली गई है। ठीक है, ये बाद में करेंगे, इसकी मैं थोड़ा तुम्हें साथ साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि हर क्लास के अंदर मैं तुमसे 2-3 बातें पूछता हूँ, तो उससे तुम्हें क्या होता है, तुम्हें आर्टिकुलेशन सीखते हो कि ये अगर सर ने मेरे से पूछा है तो मेरे को किस तरीके से बोलना है, कितना पोलाइटली बोलना है, किस स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलना है। इसलिए वो
जो एक्सरसाइज कराती हूँ वो ऐसे नहीं कराता, मैं अपना टाइम लगाता हूँ वहाँ पे, वो तुम्हारे फायदे के लिए। उन 50 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों के लास्ट तक सिंसियरली उसको फॉलो करेंगे, वही तो डेवलप होंगे, उन्हीं को तो सिलेक्ट करवाना है, सबको थोड़ी सिलेक्ट करवाना है मेरे को। ये तो सारे यूपीएससी खड़े सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं तो वो 4-5 बंदे जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं वही तो सिलेक्ट होंगे ना। तो वो आज मैंने बोल दिया तुमसे, चाहे मेरा क्वेश्चन कैसा भी हो, आपने उसको रिप्लाई कैसे किया, तो आपकी स्किल डेवलप हो रही है वो, कि आपने प्रॉपर पहला वर्ड कौन सा बोला, दूसरा कौन सा बोला, तीसरा कौन सा बोला, आपने उसको एरोगेंट बोला है, पोलाइटली बोला है, वो सब वो दिख जाता है, और बॉडी लैंग्वेज भी दिख जाती है, और आपके वर्ड्स भी दिख जाते हैं। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है, क्योंकि मेरे सामने चल जाएगा, वो जो 60-70 साल के हैं वो नहीं मानेंगे, वो तो जीरो सीधा फिर 70 में नंबर दे देंगे, क्योंकि वो एरोगेंस थोड़ी सहन करेंगे। तो ये मैं फर्स्ट दिन से लेके चलता हूँ तुम्हारे साथ पर्सनैलिटी टेस्ट वाला, क्योंकि जो बोलने का तरीका है, जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब टीचर आए विश करो, रिस्पेक्ट करो, बात करो, वैसे करो अपनी, वो तुम्हें आज ही डेवलप होगा, 3 दिन में कभी नहीं होगा डेवलप। जो माहौल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है वो लास्ट में कभी हो ही नहीं सकता 3 महीने में क्रिएट, वो तुम्हें इस जर्नी में 1 साल में ही करना पड़ेगा अपने अंदर बॉडी लैंग्वेज में चेंज, क्योंकि वो तो देखते पहचान जाएंगे इस बच्चे का क्या चक्कर है। सुरम्या और इसका इसीलिए नंबर बहुत ज्यादा पोलाइट है। आप इसकी वीडियो भी देखना सुरम्या की और माधव की, और वैसे कभी यहाँ पे आएंगे भी। अभी तक इसलिए नहीं बुलाया सुरम्या को बिकॉज अभी उसकी रैंक है 281, शी इज IRS नाउ। अभी इस बार भी इसने मेंस दिया, तो मैं होप कर रहा हूँ टॉप 10 में आ जाएगी इस बार तो फिर इसको बुलाएंगे सुरम्या के यहाँ पे, तो अब उसको पता चलेगा आपको उसकी मतलब जो मोडेस्टी है, द वे शी टॉक्स, तो ये होएगा। पर अभी मुझे तो पता है क्या रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें उसी तरीके से लेके चलता हूँ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी है साथ साथ चलता रहेगा। अभी ये दोनों काम तुम्हारे चल रहे हैं, अब मैं इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ तुम्हें मेंस वाले पार्ट पे। उसके लिए पहला जो हम करेंगे वो करेंगे एथिक्स। अब जिन जिन बच्चों का एथिक्स कवर हो गया उन्हीं की मैं आंसर राइटिंग अब स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने इसलिए नहीं बोला था कि भाई ठीक है सब्जेक्ट कंप्लीट तो होना चाहिए, पहले कंटेंट आना चाहिए आपके पास। अब कंटेंट आ गया है, अब आप लोग भी नहीं कह सकते कि मेरे को मैंने पढ़ा नहीं है, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, ठीक है। तो अब कंटेंट आपका एथिक्स का कंप्लीट हो गया है, और दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जो सफिशिएंट होता है कि आपने ये कंटेंट पढ़ लिया और उसी में से पेपर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें हमें क्या करनी होती है, डेवलप करनी पड़ती है, डेवलप। और ये डेवलप कैसे करोगे आप, थ्रू द आंसर राइटिंग, बार बार लिख के, बार बार लिख के सोच के, तो क्या होगा, आपका दिमाग डेवलप करेगा। मैंने इतनी बार देखा है, एक बच्चा होता है 1 ईयर ही स्टडिंग, पढ़ रहा है बस वो, सेकेंड ईयर इज अगेन स्टडिंग, थर्ड ईयर इज अगेन स्टडिंग, पर वो लिख ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, राइटिंग वाला पार्ट तो उसका हो ही नहीं पा रहा है, तो सिलेक्शन नहीं होएगा। सिलेक्शन तब होएगा फर्स्ट ईयर में आप स्टडिंग या रीडिंग के साथ साथ आप राइटिंग भी कर रहे हो साथ साथ। राइटिंग के 2-3 फायदे होते हैं। जब आप राइटिंग करते हो क्या फायदे होंगे आपके, देखो। पहली बात तो जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो रिवाइज होता है। सेकंड, आपको आंसर फ्रेम करना आता है। थर्ड, आप टाइम लिमिट मैनेज करना सीखते हो। फोर्थ चीज क्या होती है कि जब आपने चीजों को पढ़ा है और आप कोई अननोन क्वेश्चन आ गया, आपको पता नहीं है, वो पढ़ा भी नहीं है उसने, उसको कैसे मैनेज करना है, तो आप मैनेज करना सीखते हो। अननोन ओरिजिन के क्वेश्चन जो आते हैं, कि मेरा जो कंटेंट था उसको मैं सिखाऊंगा पीवाईक्यू में अंदर, कि कैसे मैं अपने कंटेंट को यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चन को यूज कर सकता हूँ फ्रेम, जो मैंने कभी सुना भी नहीं उसके बारे में। तो ये सब चीजें आप, और थर्ड चीज लास्ट चीज आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने बहुत सारा पढ़ाई किया एथिक्स में मान लो, और क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किया, कई टॉपिक ऐसे जिनसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो आप उनको छोड़ो यार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड थीम, उसको हम बोलते हैं शायद पता नहीं 20%, 80%, ये रूल का नाम मैं भूल गया है, शायद पोमोडारो टेक्निक है, पता नहीं क्या, मतलब वो 80-20 रूल बोलते हैं शायद, 80-20 रूल है ये, कि 20% से 30% ऐसा कंटेंट होगा जहां से 80 to 70% क्वेश्चन आते हैं आपके। पहले इसको फिगर आउट करना है आपको। उस 20%, एक अगर आप 80% कंटेंट पहले उस पर फोकस कर रहे हो जिससे 20% ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बहुत गड़बड़ी है, फिर वो नहीं करना। पहले पहले इसको करो 20% कंटेंट, उससे कम से ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल लेंगे अपन,
ठीक है, तो आंसर राइटिंग, अब आंसर राइटिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट करा दूं, आपका दिमाग भी तेज चलेगा, क्योंकि वहां पे एग्जाम में हाथ कभी तेज नहीं चलता, दिमाग ही तेज चलता है। जिसका दिमाग तेज चल रहा होगा उसका हाथ अपने आप तेज चलेगा। दिमाग तेज चलना इन द सेंस, अगर क्वेश्चन आ गया सी लेवल राइज पे, तो एक स्टूडेंट है जिसने सी लेवल राइज देखते ही, डेफिनेशन क्या है सी लेवल राइज की, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, आईएमडी, किसी के भी अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एग्जाम्पल्स, फैक्टर्स क्या क्या थे सी लेवल राइज के, उसको भी दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, अलग अलग कैटेगरी में फैक्टर, फिर उसके सब एडिंग, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक वर्ल्ड का मैप, कहाँ कहाँ पे सी लेवल राइज हुआ है, उसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड आगे करना है, उसके तीन तीन पॉइंट। मतलब एक टॉपिक को देखते ही आपके स्ट्रक्चर बन गया दिमाग में, और सात आठ पॉइंट अगर दिमाग में आ गए तो उस साल पेपर क्लियर हो रहा है अपना। तो ऐसे थीम्स निकालनी है हमें, ये थीम सी लेवल राइज एक थीम है, क्लाइमेट चेंज एक थीम है, सुनामी एक थीम है, ये थीम्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक थीम है, और उनके ऊपर हमारे पॉइंट्स ऐसे आने चाहिए। अब बात है, अब प्रैक्टिस कैसे कराऊं आपकी, ये थीम कैसे निकाले हम, दो ऑप्शन थे मेरे पास, टेस्ट सीरीज और पी बाई क्यूज। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मैं बनाता, पी बाई क्यू में क्वेश्चन बना रही है यूपीएससी। ठीक है, मैं एक बार को फिर भी थोड़ा इजी क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन यूपीएससी रैम नहीं करती, वो एक हाई लेवल पे क्वेश्चन ही बनाएगा। तो मैंने चूज किया हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे यूपीएससी के पी बाई क्यूज। ठीक है, अब इसको यूपीएससी के पीवाईक्यू, ये तो फिर करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन अगेन अगर मैंने आपकी 80% एनर्जी इस पे लगा दी तो दिक्कत है। पहले मैं एनर्जी लगाऊंगा आपकी इसके ऊपर, क्योंकि ये हेल्प होगा 20% कंटेंट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 80%। ये जो बच गया, कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो अननोन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो तो केवल 20% है ना, वो हम इसके थ्रू जो डिफरेंट टेस्ट आते हैं उसके थ्रू कवर करेंगे। पहले कम एफर्ट में 20% एफर्ट करके 80% मार्क्स कैसे लाने मेरे को, पहले वो सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक, इसलिए यूपीएससी पीवाईक्यू हमने चूज किया है। और ऑप्शन में तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है ये, ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन एग्जाम होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था सारे पीवाईक्यू आपको करनी है पंजाबी लिटरेचर के ऑप्शन में, जो भी जिसका जो ऑप्शन है सारे पीवाईक्यू करने ही करने हैं। हमारे ऑप्शन जो भी हम करा रहे हैं फैकल्टी सबको हमने क्या रखा है, आप पीवाईक्यू ही कराओगे उनको पहले, तो वो फैकल्टी पीवाईक्यू ही कराएंगे आपको पहले। अब बात है बेनिफिट्स, यूपीएससी मेंस, अभी मेंस पीवाईक्यू करा रहा हूँ, उसके बाद प्री वाले बाद में कराऊंगा। तो अब जतिन बताओ क्या फायदे हैं इसके, क्यों मेंस पीवाईक्यू करने चाहिए हमें। एक सेकंड, बताओ, थोड़ा तेज, स्पीड, मेरे ग्लास पानी में इम्प्रूव। तुषार आप भी बता सकते हो वहां से, बताओ। सर लेस कंटेंट कंटेंट लिमिटेड सिलेक्शन आई, एंड एक सेकंड तुषार, वर्ड लिमिट आई राइट लॉन्ग आंसर, से प्रॉब्लम देख लेंगे अभी। वर्ड मेंटेनेंस इशू, ठीक है, लेस कंटेंट लिमिटेड आइडियाज, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हाँ बताओ तुषार, अब सर परफेक्ट स्ट्रक्चर पता लगेगा कि किस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर यूपीएससी इंप्रूव का होएगा आंसर। आंसर का, ठीक है। दीप आप बताओ, पीवाईक्यू करने क्या फायदे थीम होंगे। थीम पता चलेगी सर, किस किस थीम से आ क्या, रहे हैं क्वेश्चन। थीम पता चल जाएगी कि थीम्स, मोस्टली वेरी कहाँ से गुड, क्वेश्चन ठीक है, पूछ रहे हैं। थीम्स और आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर हो गया, स्पीड होगी, थीम्स होगी। वंशिका बताओ, लेवल, एंड मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम कैसे कर रहा है क्वेश्चन, लैंग्वेज पता है, लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे यू विल गेट सुपर पावर, ये तुम्हें सुपर पावर देता है। सुपर पावर मैं यहाँ पे मानता हूँ, सुपर पावर का यहाँ पे मतलब है जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी पीवाईक्यू है, तो फिर आपको कोई भी मैं टेस्ट दे दूंगा, कोई भी अगली बार यूपीएससी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आप उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो, ये पूछना क्या चाह रहे हैं। जो बच्चे पीवाईक्यूज नहीं करते वो एग्जाम में सीधा जब लैंड करते हैं, या तो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो,
अच्छा उनकी स्कूलिंग कॉलेज हो रखा है, क्वेश्चन देख के समझ में आता है, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो कर ही लेंगे। क्योंकि काम्या मिश्रा जो आईपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी थी, उनके साथ ये था, उन्होंने बस एक ही टेस्ट लिखा था मेंस का, वो एक्सेप्शन बच्चे होते हैं। मतलब वो लेडी श्री राम से पढ़ी, फिर वहाँ पे यूके जाके लंदन में उसने कुछ किया, मतलब उसका तो लेवल ठीक था, उसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, वो बात नहीं कर रहा उन बच्चों में। लेकिन जो बच्चे थोड़ा अपना स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक से, फिर धीरे धीरे, तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनको समझना पड़ेगा यूपीएससी का लेवल क्या है। तो सुपर पावर ये वाली मिलती है आपको कि आप फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट सीरीज का, कोई पीवाईक्यू कर लेना, कोई आने वाला पेपर कर लेना, आप उसको कंफर्टेबल कर पाओ, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो आ रहा है इसकी ये लैंग्वेज है, इसमें ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये इस थीम से आया है, और स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आप उसको इतनी बार कर चुके होते हो, दिमाग तेज चलने जाता है। तो ये सारी बातें वैलिड है आपकी, ये सुपर पावर मिलती है पीवाईक्यू से, इसलिए प्रोग्राम का नाम भी उसने मैंने पावर ही रखा है, पावर। ठीक है, पावर का मतलब प्रोग्राम ऑफ राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम रियलिटी मोड। तो उस दिन आके आप यहाँ पे एग्जाम रियलिटी मोड में लिखोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पे लिखना है। आज नहीं हो रहा कोई नहीं, फिर नहीं होएगा, फिर नहीं होएगा, वो 17, 18, 20 दिन के बाद हो जाएगा, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है। द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो अभी जितना प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो शर्मा की बात भी नहीं है कि हम इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन जो यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको वहां पे रोना ही पड़ेगा फिर पक्का, वहां तो दिक्कत होगी फिर, तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, वहां पे तो बहुत प्रेशर होएगा, हाथ हिले, कई बार पैन गिर जाएगा, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाएगा, पता ही चल रहा है क्या हो रहा है वहां तो। पर ये प्रेशर यहाँ झेलना स्टार्ट करो, जब यहाँ पे झेलते जाओगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर वो स्पीड बन जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला लेवल एंड लैंग्वेज। बताओ आचला, आपको क्या लगता है और क्या होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। कीवर्ड्स पता चल जाते हैं। अगर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए क्लाइमेट चेंज पे, चौथा अपने आप कर लोगे, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सर यही बार बार हो रहा है, यही कीवर्ड आ रहे हैं बार बार, इन्हीं को। अब जब क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन आएगा तो मैं यही कीवर्ड लिख के आ जाऊंगी, यही एग्जाम्पल लिख के आओ, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यहाँ भले ही आपने ज्यादा कर लिए, अब आपकी थीम क्लियर होगी, उसके कीवर्ड्स क्लियर हो गए, इस थीम की 10-10 कीवर्ड ही हो गए, ये मेरे को एग्जाम्पल लिख के आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन को देखते हुए, पर कीवर्ड और थीम आइडेंटिफाई बिल्कुल हो जाता है, सेटल है। ठीक है, और किसी को ऐड करना है इसमें? तो बाकी पास तो ठीक है, अच्छे बताए। हम्म, ये बड़ा अच्छा है डायग्राम वाला पार्ट, कि आप बनाते हो डायग्राम, आपने कर लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिस तो करके देखोगे ना, जब आप बनाते हो उसके अंदर, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आगे बढ़ जाती है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये डायग्राम सेट होएगा। मैंने देखो, आपने क्वेश्चन मेरे को दिया सी लेवल राइज का, मैंने फटाफट क्या बोल दिया, यहाँ पे मैं एक लाइन बना के वर्ल्ड मैप बनाऊंगा, या तो आलबू दिखा दूंगा, मॉरिशस दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है वो चीजें। ये क्वेश्चन आएगा तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन किसका था, ज्योग्राफी का था, इसलिए मैंने वर्ल्ड मैप बोला। क्वेश्चन एथिक्स का होता मैं इनपुट आउटपुट डायग्राम बोलता, क्वेश्चन सिक्योरिटी का होता मैं अलग कुछ बोलता। वो मेरे दिमाग में सेट हो रखा है, वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। इस थीम से क्वेश्चन आया तो ये वाला डायग्राम बनेगा, सीधे बैठो। ये चीज है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपको मैं कुछ और चीजें, आज मैं क्लास लेने का पर्पस ये था, कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आप उस दिन गलतियां ना करो आप, है ना। और वही चीज आपको पूरे आंसर राइटिंग में इम्बाइब करनी है, ये बेसिक चीजें होती है। चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय एस्पिरेंट्स, लैक ऑफ क्वालिटी कंटेंट। एक बार ये भी कई जगह पे, ठीक है, नहीं मिलता, ठीक है। लर्निंग ऑफ मतलब ये चीज हम सीखते हैं, लर्निंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, सीधा हम करते गए अटेम्प्टिंग द टेस्ट। अगर मैं तुम्हें उस दिन सीधा टेस्ट देने उठाया था तो तुम ज्यादा गलतियां करते। इसीलिए मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे वो करेंगे। लैक ऑफ क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। अब पहले मैंने आपको कंटेंट करवाया, एथिक्स पूरा करवा दिया था, ठीक है, तभी मैंने, इसलिए ये वाला लर्निंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अब उसी का मैं सेशन थोड़ा लूंगा कि कैसे एक आर्ट आपको पता होना चाहिए, क्या आपको लिखना है ना, इंट्रो कैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो थोड़ा ये भी हमें सीखना है, और ये ओवर द टाइम हम करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए पहले मैंने आपको क्या बोला था, टेस्ट सीरीज, वो मैंने क्या किया, अवॉइड किया। अभी नहीं कह रहा टेस्ट सीरीज, अभी तो मैं आपकी इन सब पे काम कराऊंगा। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली अटेम्प्ट द टेस्ट, वो नहीं करना है हमें। पहले तुम्हारा कंटेंट बिल्ड हुआ, अब बात थोड़ा सेशन लेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी सारी पीवाईक्यू के थ्रू, फिर एनालाइजिंग द थीम बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, ये सारी थीम में एनालाइज करूंगा, तब मैं तुम्हें इसके ऊपर लेके आऊंगा अटेम्प्टिंग द टेस्ट लास्ट में। तब तक तुम ओवरऑल क्या करोगे, डेवलप कर चुके होगे। सीधा यहाँ पे जाओगे तो पैनिक ही होगा, फिर क्या करें, कुछ आ ही नहीं रहा। हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ये स्टेप है, ठीक है। और देखो क्या होता है, डोंट कमिट दीज मिस्टेक, ये बेसिक बातें हैं। फॉलोइंग मल्टीपल सोर्स, मैं हमेशा तुम्हें क्या ही कहता हूँ, एक ही सोर्स को पढ़ो, उसी को 10 बार पढ़ो।
जितने भी, मेरा तो यही फिलोसफी है ना, जितने भी आपको एक ही बुक दे दिया हमने, एक ही सोर्स दे दिया, तो हम यही कर रहे हैं आपके जितने भी यूपीएससी खाटा पे, सारा आपको एक सब्जेक्ट एक सोर्स, और यही मंत्र है। रैंक वन प्रदीप सिंह आए, उनका देखेगा इंटरव्यू, जो भी टॉपर है उनके देखो, वो एक ही सोर्स को बार बार पढ़ते हैं। पेरीफेरी वाला हम करा देंगे आपको, जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो क्लास में हो जाता है। सेकंड है डोंट इग्नोर पीवाईक्यूज, जो अब मैं इनकॉर्पोरेट कराऊंगा। थर्ड है स्टॉप राइटिंग एवरेज आंसर, अभी तो एवरेज ही लिखोगे, लेकिन सिलेक्शन में एवरेज वाला का नहीं हो रहा। उसके लिए जो आपने बताया कीवर्ड्स, वो हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, वो डायग्राम के थ्रू, वो जब मैं मॉडल आंसर दूंगा आपको, जब मैं क्लास का हर क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा, तब तुम्हें पता लगेगा तुमने जैसे एवरेज आंसर लिखा था उसको तुम एनहेंस कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सुरम्या भी ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, फिर भी उसने सारी क्लासेस की पीवाईक्यू वाली, क्योंकि उसको क्या था, अपने आंसर को और एनहेंस करना था, वो एनहेंसमेंट तुम्हें करवाऊंगा मैं। ठीक है, स्टॉप राइटिंग एवरेज, इग्नोरिंग रिपीटेड थीम्स एंड देयर वेटेज। दूसरा गलती क्या करते हैं, पता है बार बार यार ये थीम रिपीट हो रही है, हरपन से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, आईबीसी से आ रहा है बार बार, तो उसको हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जो थीम रिपीट हो रही है उसको कर लो बार बार, अच्छे तैयारी कर लो ना, तो कहां से चलेगा पीवाईक्यू। अब एक तरीका ये था, मैं कहता आप पीवाईक्यू पढ़ लो, आप पढ़ते, आधे बच्चे पढ़ते, आज तक उठाए नहीं, मतलब नहीं। एक मैं तुम्हें लिखवा ही दूंगा, थीम बता ही दूंगा, तुम खुद भी लिख ही लोगे, तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, इसलिए इतने एफर्ट हो रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये सारा पूरा सेटल हो जाएगा। अब ये देखो तुम, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मतलब ये इसने ये क्वेश्चन जीएस पेपर बने, ये 10 मतलब 20 क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से 9 रिपीटेड है जीएस वन के अंदर, जबकि एक दो और थे, मैंने कम कर दिए थोड़े, कहीं ज्यादा ना हो जाए कि यार बिल्कुल ही, लेकिन 9-10 तो बिल्कुल थीम से रिपीट होते हैं हर बार। 50% पेपर ऐसा होता है जो तुमने ऑलरेडी फैमिलियर किया होता है, 50% जो बच गया उसमें क्या होंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर के होंगे बहुत ज्यादा उस टाइप के, जो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी थोड़े हर बार अलग डालता है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे उसको टैकल करना है। तो ऐसे जाके 20 क्वेश्चन बनते हैं, और कईयों में क्वेश्चन 12-13 रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें 2-3 नए आते हैं करंट अफेयर के, 2-3 आते हैं थोड़े आउट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि थोड़ा अलग हो जाता है उनका, अननोन ओरिजिन से बोल सकते हैं। डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो हड़प्पन आर्किटेक्चर अपन हर बार पढ़ते ही ना, एशियन बेसिक पढ़ते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने इस बार ही पूछा है, उससे पहले भी इन्होंने पूछ रखा है प्लानिंग और कल्चर के बारे में, किसका, आपका आईबीसी के, बस नाम ही चेंज कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये पूछा हुआ है कि आज के टाइम पे कैसे, और इससे पहले क्या पूछा होता, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन मॉडर्न डे को कैसे इन्फ्लुएंस करे, तो बात तो वही है ना, कंटेम्प्रेरी कर दिया मॉडर्न डे, तो सेम तो रिपीट हो रही है। 2019 का अगर कर लिया होता तो 2025 कर लेते ना। अब जिन बच्चों ने इस बार पीवाईक्यू मेंस की, जो बच्चे मेंस दे रहे थे, तो उनको तो मैंने करवाया ये वाला, तो उनको तो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, क्यों, कीवर्ड तो ये होंगे जो आप वाले, कीवर्ड तो वही लिखने यहाँ पे भी, वही चेंज थोड़ी होंगी, बस ये था वहां पे अमेरिकन और फ्रांस की थी, यहाँ केवल फ्रांस की पूछी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछी है। थर्ड, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, तो ये थीम कॉमन थीम है ये सारी। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन, और यहाँ पे भी 2 बार अलग अलग तरीके से सोलर एनर्जी का पूछा हुआ है बेनिफिट्स, एक जगह लिख दिया जनरल बेनिफिट्स, एक जगह स्पेसिफिक कर दिया इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल, तो ये फर्क है बस। तो बेनिफिट्स तो करोगे आप सोलर एनर्जी के, और ये पहले आया हुआ है 2015 में भी, 2020 में भी, अब तीसरी बार आया है, ये बेनिफिट्स क्या है सोलर एनर्जी के। तो ये ऐसे थीम, सुनामी 2017 में आया और इस बार फिर आ गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इस बार कह दिया कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हो रही है, पहले नाम दे दिया था बस इतना, बस वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं नाम का, चीजें वही लिखनी है उसके अंदर। अर्बन लाइफ पे हर बार स्मार्ट सिटी आ गया, स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी पहले भी आया, अर्बनाइजेशन पे एक बार आ ही रहा है हर बार क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन भी एक थीम है, उसमें काफी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये थीम सारी रिपीट हो रही है आपकी। एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे इस पेपर 2 में 9 थीम रिपीट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तुमने खुद ही किया था अभी, सोशल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वही थीम रिपीट हुई है अभी, परसों क्लास में सर कराया ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, 2021 में भी आया है, 25 में भी आया है, एथिक्स में भी आया है सेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसको क्लियर है, मैंने इसलिए मैंने 12 की पूछा था कि सोशल मोरालिटी को वेटेज दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दोगे, क्या केसेस है, क्या एग्जाम्पल है, और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कई बार जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या उसके ऊपर इशू आता है, ओवररीच का आता है, जुडिशियल ओवररीच का, तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि थीम रिपीट हो रही है।
इसीलिए मैं ज्यादा फोकस किस पे कराऊंगा, पीवाईक्यू, क्योंकि हमारा रूल क्या है 80-20। जब 80% पेपर में जो आ रहा है वो कहां से आता है, 20% पार्ट से आता है, उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे हम, एनर्जी उस पर लगाएंगे जो 20% मेन है, उसमें से 80% पेपर आएगा। ऐसे पेपर 3 में कितने थे, 13 क्वेश्चन। और ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आराम से देखना इसको। लास्ट में एथिक्स में 9 क्वेश्चन थे, केस स्टडी मैंने नहीं डाली, और केस स्टडी लगभग जैसे 6 केस स्टडी आती है, 2-3 तो रिपीट होती है थीम वो, तो अगर केस स्टडी मिला लोगे तो 12-13 पेपर 4 के अंदर भी रिपीट हो जाएगा। 50% पेपर रिपीट हो रहा है, 50 to 60%, तो पहले उसको कर लो 50 to 60% को। कट ऑफ कितनी जाती है, रैंक 1 के 50% के राउंड ही नंबर आते हैं, कट ऑफ तो छोड़ो तुम, ठीक है। 50 to 55% में रैंक बना जाती है अपनी। तो पहला वो इजी कर लो अपना पार्ट जो आ रहा है सीधा, उसके बाद एड ऑन करना। हम क्या करते हैं, जो अतरंगी चीजें हैं जो दूर दूर से, उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो सीधा सामने नंबर आ रहा है वो, इसलिए कई बार हमें लगता है यार इसको तो इतना पढ़ा भी नहीं है, इसका सिलेक्शन भी हो गया, रैंक भी आ गई। उसने फोकस किया था अपने आप को, मेरे को ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ने हैं, और नजर सब पे रखनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तभी तो हमारी क्लासेस डिटेल में हो रही है, तो पढ़ तो आइडिया सब कुछ हो गया। अब एनर्जी, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो बाकी किस पे लगाना है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, जहां मेरे 20% एफर्ट से 80% मेरा रिजल्ट आ जाए, उस पे करना है। ठीक है, ये हो गया शेड्यूल। अच्छा, ये तो तुम्हारा पता ही है ना, 3 सितंबर को ये मैंने भेज दिया, एक पीडीएफ भी भेज दूंगा और क्लियर आ जाएगा उसके अंदर। जो इन टॉपिक्स को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि बीच में टाइम नहीं मिलेगा, फिर डेली टेस्ट है तुम्हारे, है ना, तो इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना, ये सारा शेड्यूल। अभी कोई बात नहीं, जैसे जो जो चल रहा है वो ठीक है, अब जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे उनकी हम करते रहेंगे साथ साथ पीवाईक्यूज भी, क्योंकि कंटेंट बिल्ड करवाना भी बहुत जरूरी है। अगर बिना कंटेंट बिल्ड करवाए सीधा मैं तुम्हें टेस्ट देता, तो वो आते जो फर्स्ट चार्ट दिखाया था कि कंटेंट है नहीं, टेस्ट में कूद गए सीधा हम, तो वो भी जरूरी है, तो नहीं तो अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे आंसर राइटिंग को। ठीक है, अब देखो एक चीज और, ये बाद में बताता हूँ डायरेक्टिव्स। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट, डूज एंड डोंट्स या डूज ऑफ आंसर राइटिंग, क्यों कैसे करनी चाहिए। जैसे इनमें आपने तुषार और दीप ने जो आपने लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स कैसे आप सॉल्व करोगे। वो दीप आपका जो कंसर्न है कि लेस कंटेंट है, लिमिटेड आइडियाज है, वो ओवर द टाइम डेवलप होएगा। वो आज, क्योंकि अभी आपने क्लास लगाए हुए आपको 2 महीने में, तो आज 2 महीने में ऐसे नहीं हो सकता आपको कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, वो टाइम लगेगा उसमें। जब थोड़ा आप चीजों को कवर कर लोगे, चीजों को 4 बार रिवाइज कर लोगे, तब वो कंटेंट दिमाग में आएगा। इसीलिए एक बार एथिक्स आपने किया, एक बार उस टाइम रिवाइज किया, एक बार अब करोगे, तो अब 3 बार हो जाएगा, फिर पेपर के पहले 1-2 बार करोगे, इसलिए वो होता है। तो रिवाइज करो 4-5 बार, तो फिर कंटेंट आ जाएगा। अब उस दिन आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। मतलब पूरी आंसर राइटिंग इस टेबल में लिख दी मैंने, इस टेबल को ढंग से बोल लेना, ये खत्म है बस बात। ठीक है, जिसको इस हमेशा ये आदत, अच्छा ये बोलता हूँ मैं, लिमिटेड चीजें हैं उन्हीं को बार बार करना है आपको। अब लिमिटेड चीज क्या है, ये एक लिमिटेड टेबल है, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है, इसी को देख के आना है बार बार अपने आंसर लिखने से पहले। तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती है, बहुत लिमिटेड चीज करनी होती है। वो लिमिटेड चीज क्या है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क्स देते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तलवीन उसके अंदर, तरुण। कीवर्ड्स हो गया, सब पार्ट्स हो गया, आपने बोला है अंजलि, वेरी गुड। तो डिमांड इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, वो तो सेकंड पार्ट हो गया ना कीवर्ड, और तो पहले है डिमांड। मैं बताता हूँ क्या रीजन है, देखो ये डिमांड, डिमांड के बाद ही वो चीजें एड्रेस होंगी, नो डाउट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है हमने स्ट्रक्चर तो सही लिख दिया और उसके अंदर वो चीज नहीं लिखी जो क्वेश्चन की डिमांड थी, तो भी एवरेज से नीचे नंबर आ जाएंगे। कई बार आपने कीवर्ड भी लिख दिए, लेकिन वो कीवर्ड कुछ और ही लिख दिए जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो भी एवरेज से नीचे नंबर आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब कैसे होनी चाहिए, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को डिमांड समझने के लिए आशु, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे उसको, फिर भी समझ नहीं आया तो हिंदी में पढ़ लेंगे। कई बार हिंदी में समझ आता है, कोई वर्ड नहीं होते। इस बार अकबर सिंक्रेटिज्म आया होता है मान लो उसकी पॉलिसी का, नहीं समझ आ रहा, हिंदी में कर लो भाई, कोई बात नहीं, कल्चरल ठीक है।
हालांकि सिनर्जी वर्ड से तुम उसको जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ लो, कोई शर्म की बात नहीं। कई बार ऐसे समझ नहीं आता, उसको हिंदी में पढ़ लो, फिर उसको ऐसे को लिख लो, 2 बार पढ़ लो, ब्रेक कर लो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज द अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए क्या, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट थ्राइस। ठीक है, कभी 2 बार, किसी को 2 बार आता है, किसी को 1 बार, पर यार 3 बार ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया ना, फिर आप कुछ भी लिख लो उसमें, फिर कितने भी कीवर्ड्स लिख लो, कैसा भी स्ट्रक्चर बना लो, वो नंबर अगर 10 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर से कम ही आएंगे, नीचे ऊपर नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपने डिमांड ही मिस कर दी। पूछा क्या हुआ था, पूछा हुआ था क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, उसके फैक्टर बताओ। आपने कुछ और फैक्टर ही बता दिए, तो हो तो रहा है सी लेवल राइज अदर फैक्टर के कारण भी, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्लाइमेट चेंज के कारण बताओ। तो अदर फैक्टर दोगे तो 10 में से 2 ही नंबर मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज वाले दे दिए, फिर एक्स्ट्रा में लिख दे अदर फैक्टर, तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि डिमांड तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी पहले। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पहला तुम्हारा ये धर्म है, क्वेश्चन को तुम अच्छे से पढ़ोगे और उसको समझोगे, भाई पूछा क्या है, जो पूछा है वही लिखूंगी मैं तो, और कुछ नहीं लिखूंगी। उसके बाद लिख दिया, अच्छी बात है, वो तुम्हें एडिशन मार्क्स देगा। तुम डिसाइड कर लेना 10 में से कि अगर आपने डिमांड मीट कर ली तो 10 में से 4 नंबर तो मेरे को मिल गए, और जिसे डिमांड मीट नहीं की उसको मिलेंगे 2 नंबर। अब आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, डायग्राम बना दिया, तो 5-6 होते। भाई 5 में तो टॉप ही कर गया, अब मैं बता रहा हूँ 6 में तो फिर हिट ही हो जाएगा। इतने नंबर मिलते हैं यूपीएससी में। ठीक है, चलो, मतलब एवरेज बता रहा हूँ, किसी में 6 मिल जाएंगे, 6.5, एवरेज यही आएगा 50% के अराउंड। एंड अब जो उसने बताया डिमांड समझने के लिए, डिमांड समझने का एक टूल है, वो टूल क्या है, कीवर्ड्स। उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट कर लो। अच्छा ये कीवर्ड है, अच्छा कॉजेज पूछा है, अच्छा इंपैक्ट पूछा है, तो मैं कॉजेज का आंसर भी करूंगा, इंपैक्ट का आंसर भी करूंगा, क्योंकि उससे पूछा हुआ था। तो उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो अपने आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि ये पूछा हुआ है इसने। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो आपने कभी आप भी पढ़ते हो, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन है तो उसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, उसको बॉक्स बना लेता हूँ, ये 3, अच्छा ये 3 कीवर्ड है, एथिक्स को लिंक किया अकाउंटेबिलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, ये वो जो भी है, तो 3 कीवर्ड को हाईलाइट करूंगा, मेरे को तीनों को आंसर करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे पढ़ोगे क्वेश्चन को, सबसे पहला काम ये करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, कीवर्ड को हाईलाइट करोगे, उसकी डिमांड समझोगे, उसके बेस पे स्ट्रक्चर बनाओगे कि भाई इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी में क्या क्या पूछा होगा, ये वो 3 मैं लिखूंगा, फिर कंक्लूड कर दूंगा। आगे समझ, पहला क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। उसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे ढंग से और कीवर्ड को हाईलाइट करोगे, उसके बेसिस पे तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड जो तलवीन ने कहा, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। अब जिसको डिमांड नहीं समझ में आ गया वो स्ट्रक्चर बना ही लेगा ना, स्ट्रक्चर तो उसके बेस पे बनेगा, डिमांड के बेस पे जो पूछा हुआ है। क्वेश्चन था इस बार, गैंजेटिक इंडो गैंजेटिक प्लेन में पॉपुलेशन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन शो करो बेस्ड ऑन सॉइल और वाटर, और एक फैक्टर और था, सॉइल वाटर और मैं बोल रहा हूँ अभी। तो आप क्या करोगे, आप पहले, अब आप ये क्वेश्चन ही था तो मैं क्या करता, मैं करता पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट अंडरलाइन है, और अंदर कुछ भी लिखा हो, फिर मैं सॉइल को करता, वाटर को करता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को आंसर करना है। ये मेरा क्या हो गया, मैं डिमांड समझ गया क्वेश्चन की, कीवर्ड को मैंने हाईलाइट कर लिए, अंदर मैं क्या लिखता, इंट्रोडक्शन ऐसे वर्ड लिखता, इंट्रो में 2-3 लाइन लिखता कि अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन में बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, 2-3 बातें, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली भी, कई जगह पे ज्यादा, कई जगह कम भी है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन लिख के फिर मैं लिखता बॉडी के ऊपर। अब बॉडी में क्या लिखता कि डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन उसके किसके कारण, बिकॉज ऑफ सॉइल 1-2-3-4 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ वाटर 1-2-3-4, ऐसे। बिल्कुल, आप सब में अलग अलग है, कोई बेटर कुछ भी नहीं है, ये आर्ट है। कोई जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, वो भी लिख सकती हो, या बता दिया 384 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडो गैंजेटिक में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, फैक्ट भी हो गया। किसी में फैक्ट, किसी में डेफिनेशन मिक्स करके चलो। इसको बताऊंगा कैसे करना है, ये आ गया अगला, मोनोटोनी। मोनोटोनी को ब्रेक करना है, सब में डेफिनेशन लिख दो, क्या हो गया, मोनोटोनी। तो ब्रेक करना है, किसी मोनोटोनी डेफिनेशन, किसी में डेटा, वो अगला पॉइंट ही आपका। मैं कह रहा हूँ इस टेबल के बाहर ना कुछ नहीं जाएगा, ये मैंने जो मेरी 10 साल की है वो मैंने सारा इसमें डाल दिया, इसके बाहर है ही नहीं आंसर राइटिंग, जो भी क्वेश्चन पूछोगे इसी के अंदर है सारा क्वेश्चन। देखो अब
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, सॉइल, वाटर और एक थर्ड फैक्टर। तो मैं तीनों को लिखूंगा, सॉइल के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है, फर्टाइल सॉइल है, ज्यादा कल्टीवेशन होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। वाटर के बेसिस पे कैसे है, और थर्ड जो पार्ट था। तो स्ट्रक्चर मेरा कैसा बना, क्योंकि मेरे को डिमांड समझ में आ गई थी क्वेश्चन की, तो स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा फिर। तो पहला पार्ट हो गया डिमांड, दूसरा पार्ट हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या लिखते हो आप, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये हर एक में लिखना ही लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं लिखना, इंट्रो फिर इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी फिर बॉडी लिख दिया, कंक्लूजन, ये वर्ड्स नहीं लिखने, ये वर्ड्स नहीं लिखने। बस वो समझ में आता है, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म, फिर अगली सब हेडिंग बनेगी, बॉडी स्टार्ट होगी है, बॉडी चलेगी 1 पेज 2 पेज, अगला 15 नंबर 3 पेज, लास्ट की 3 लाइन में कंक्लूजन। बस ये 3 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखने, बस बाकी बॉडी के नंबर है सारे आपके। और हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। उस एग्जामिनर को फील आनी चाहिए क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया बच्चे ने, अब मैं इसको मार्क्स दे देता हूँ। चाहे 1 लाइन का लिखो, अकबर रूलर वाज अ ग्रेट रूलर, कोई बात नहीं, इतना भी लिख दो तो कोई बात नहीं, छोड़ के नहीं आना है। इतना सिंपल नहीं लिखोगे, लेकिन लिखना ही है कि उसके टाइम पे सोशल हार्मनी मेंटेन रही है ना, तो ऐसे करके जो लेकिन लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करोगे, पिक सब हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। अब आपने देखा हो जो मैंने आंसर लिखा और दिखाऊंगा भी, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने तो जो कीवर्ड थे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सॉइल, ऑन वाटर, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही लिखूंगा मैं। उसका फायदा क्या होगा, मैं वो डिमांड कंप्लीट, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने ये भी अच्छा लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, अब नंबर काट काटूं कि क्वेश्चन की इसने डिमांड फुलफिल की है। अपना नहीं लिखा इसने, जो पूछा था वो लिखा है। अपना नहीं लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है। और वो दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि अच्छा वही लिखा है वो। तो आप क्वेश्चन की सब हेडिंग कहां से उठाओगे, क्वेश्चन के अंदर से। आपका तो काम इजी हो गया ना, आपको तो सोचना ही नहीं पड़ रहा, पिक करना है, तभी आप फास्ट लिख पाओगे। अगर आप सोचने लगे, ब्यूटीफाई करने लगे अपनी लाइन को, एग्जाम तो रिलेट नहीं कर पाएगा उससे, उसको लगे पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया, क्वेश्चन पे कब आएगा बच्चा, कब आएगा कब आएगा, तब तक लाइन खत्म हो जाएगी। तो टाइम भी होता है वहां पे ना, स्पेस होता है। सीधा क्वेश्चन से सब हेडिंग पिक करो, उसमें 3 4 पॉइंट लिखो, अगली सब हेडिंग पिक करो, 3 4 पॉइंट लिखो, कंक्लूड करो। ये अप्रोच मैकेनिकल होना पड़ेगा आपको। ये हो गया, ठीक है। पहला था डिमांड, समझ रहे हो आप, डिमांड समझते तुम्हारा स्ट्रक्चर भी बन गया। अब जो वंशिका ने कहा, तो क्या सर सब में सेम ही स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे क्या, सब तो आप तो ऐसे कहे जा रहे हो, सब हेडिंग बनाओ, सब में लिख दो 1 2 3 4, सब हेडिंग बनाओ 1 2 3 4, तो सारा पेपर ही मेरा तो बोर हो जाएगा एग्जामिनर। उसका बोरियत को क्या करना है, हटाना है। उसके लिए मैं अभी 2 वीडियो भेजूंगा आपको, मैं भेज भी रखी होंगी, डायग्राम्स की है ना, मैप की इंडिया की, वो आपको दोबारा देखनी है, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में क्या कर सको, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कुछ बॉक्स बना के कुछ अपने आंसर को डिफरेंशिएट करो। ये करना पड़ेगा अपने को। ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ आंसर, अगर डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है तो टेबल बना दो, टेबल इधर ही लिख दिया। तो एग्जाम देखे कई जगह इसने पैराग्राफ लिखे, कई जगह पॉइंट लिखे हैं, कई जगह टेबल बना रखी है, कई जगह फ्लो चार्ट बना रखा है, कई जगह मैप बना रखा है। तो आपकी वेराइटी आ गई ना आंसर, तो बोर नहीं होगा वो, उसको मार्क्स चलते रहेंगे। एक जगह भरी भरी शीट आ रही है, सब जगह कुछ दिख नहीं रहा, पैराग्राफ में स्पेसिफिक नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ है, मोनोटोनी आएगी, नंबर कम आएंगे। एक गुड कॉपी भी दिखाऊं तुम्हें, अभी दिखाता हूँ क्लास का। इस बार के जो स्टूडेंट है, भले ही वो अगले साल पेपर देगी, पर उसने कोचिंग कंप्लीट हो गई है उसकी, उसने GS1 का पेपर आते ही लिख दिया, मेरे को भेज भी दिया, मैंने उसकी हार्ड कॉपी निकाल के, मतलब वो अगली बार रैंक लाएगी लड़की पक्का। तो उसकी कॉपी है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी उसने भेजी, GS1 2 3 4 जो इस बार बच्चे मेज दे रहे थे, उसने भी उसी टाइम बैठ के अपने पेपर लिख दिए पूरे। मतलब इतनी डेडिकेशन चाहिए अपने को। और अभी दिखाता हूँ कॉपी उसकी भी। ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक द मोनोटोनी। उसके बाद देखो, इसके लिए हमने क्या कहते हैं, डायग्राम बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, मैप्स बनाएंगे, ये फिक्स है हमारा। थर्ड चीज, फोर्थ क्या है, सब्सटेंशिएट एंड वैलिडेट योर आंसर। ये क्या होता है भाई जतिन, सब्सटेंशिएट एंड वैलिडेट योर ईच स्टेटमेंट, ईच हर एक को बोल दिया मैंने तो। क्या, वेरी गुड। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज वेरी हाई, बस ये लिख के नहीं छोड़ना, लिखना है वहां पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ऐसे करना है। इसको बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंशिएट कर रहे हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को, केवल लिख के नहीं छोड़ दिया। 3 4 साल पहले सिलेक्शन होता था ऐसे, अब नहीं होता, क्योंकि 4 साल पहले वो बच्चों का लॉट ऐसे आता था जो पॉइंट लिख रहे हैं, एग्जाम्पल 1 या 2 लिख देते थे। श्रुति शर्मा की जब से रैंक बनाई है 3 4 साल पहले से,
उसके बाद उसने उसने हर पॉइंट में एग्जांपल देना शुरू कर दिया। अब बाकी बच्चे भी दे रहे हैं तो कॉम्पीट तो टॉप से करना है, तो बाकी बच्चे दे रहे हैं, आप नहीं दोगे तो आपकी नहीं आएगी रैंक, तो देना पड़ेगा वो। उसके लिए फायदा ही हो जाएगा, जब मैं मॉडल आंसर दूंगा आपको घर जाके उसको पढ़ना है बस। ये मेहनत सारी मैं कर चुका हूँ, आपको नहीं करनी है, आपको तो बस आके बैठ के मजे लेने हैं। ठीक है, ऐसे इतने ही मजे नहीं हो गए, आर्थिक सोच रहे हैं सर आप ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, लिखेगा 3 लाइन लिखेगा मान ले, लेकिन घर जाके 10 लाइन पढ़ लेगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस। सुपर पावर कब आएगी? 90 दिन के बाद ही तो आएगी, पहले ही थोड़ी आएगी, क्योंकि वो दिमाग में जा चुका होगा कि अगली बार अगर क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आया, अगली बार पॉपुलेशन डेंसिटी का, मेरे को तो याद है कि मॉडल आंसर को रट चुके होंगे आप लोग तो थीम के कंटेंट बिल्ड हो जाए। वो कंटेंट तो बिल्ड करने का टाइम नहीं लगा रहा तुम्हारा, वो तो मैं लगा रहा हूँ ना टाइम, तो वो टाइम बचाऊंगा तुम्हारा मैं। तुम पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और मॉडल आंसर को याद कर लो, तो कंटेंट की थीम रेडी हो जाएगी पूरी। ठीक है, सब्सटेंशिएट आ गया, यूज एग्जांपल, या तो जैसे मैंने डेटा बोला, डेंसिटी का डेटा डाल दिया, या कोई केस स्टडी डाल दो। इंडिया में जैसे वेस्टर्न घाट इज प्रोन टू, मैं लिख रहा हूँ लैंडस्लाइड्स, ठीक है, तो फिर मैं नीचे लिख दूंगा केस स्टडी ऑफ मलीन विलेज, ठीक है, पुणे, या एक केस स्टडी मैंने केरला की दी, यहाँ पे हर 3 साल बाद लैंडस्लाइड होगी मान लो, या फिर यहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड हुई, इतने लोग मर गए यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ ऑफ माई आर्गूमेंट्स थ्रू डेटा, थ्रू एग्जाम्पल और थ्रू द केस स्टडी, वो चीज करना पड़ेगा आपको। तो जब तक आपको कोई चीज बताएगा नहीं तो आप कैसे करोगे? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें आंसर को करना है। अब तुम मॉडल आंसर जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा सर ने दे रखा है डेटा, सर ने केस स्टडी दे रखी, क्यों दी है, डायग्राम क्यों दिया है, क्योंकि उनको सब्सटेंशिएट करना था, क्योंकि मोनोटोनी ब्रेक करनी थी। तो वो तुम भी दिमाग लगाओगे, अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, इस राउंड में नहीं आएगा, अगली बार दोबारा कर लेना फिर आ जाएगा, पर पता तो ना जी रास्ता क्या है। जब रास्ता ही नहीं पता तो फिर क्या है, फिर तो कहीं और ही जा रहे होंगे, है ना। तो रास्ता यही है, इसी में बार बार कर करके प्रैक्टिस, कभी गिर रहे होंगे फिर उठ जाएंगे, करते पहुंच जाएंगे। उठ जाओ, उठ जाओ, इतनी नींद। और मेरे को लगा मैं कोई काम की चीज बता रहा हूँ, नींद क्यों आ रही है? अब इससे ऊपर तो मैं भी नहीं दे सकता यार लेवल, और मतलब कि ये तो अल्टीमेट चीज है, तो मिस कर नहीं सकते हो, तो सो रहा है। नहीं आ रही नींद? अच्छा नींद आ रही पर सो नहीं रहा है, कोई नहीं। अब मिस नहीं कर सकते चीजें, मतलब मैंने सोचा था नहीं दूंगा लेक्चर, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया कि देता हूँ लेक्चर, और तू अगर सोएगा तो फिर कैसे होएगा। मैं नहीं भी देता तभी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम भी आके लिख लेते, पर मैंने ख्याति को थैंक यू बोलो, ख्याति आई तो मैंने कहा चल लेते हैं लेक्चर आज तेरा। तो ये आ भी गई, फिर मैं कहा देते यार, कुछ बता ही देते बच्चों को, काम ही आ जाएगा। तब मैंने लेक्चर प्लान किया ही पूरा, ये तो मैं तुम्हें सीधा आंसर राइटिंग में बुलाता 3 तारीख को। सो तो मत यार, सवाल है, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पीडीएफ दे देता समझ ले, पर उतना डेप्थ से तुम समझ नहीं पाते उसको, इंटीग्रेसी को, उसको पीडीएफ तो बहुत मिल रही है मार्केट में। तो जो मैं कह रहा हूँ एक ही टेबल है, एक ही इंपॉर्टेंट है ना, और वो भी आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। चलो, मोर डायमेंशंस मोर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जितने डायमेंशन आप ज्यादा लिखोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। कम से कम कोशिश करो 10 नंबर के पॉइंट में, 10 मार्कर में 10 पॉइंट लिखो, 15 मार्कर में 15 पॉइंट लिखो, ये बेसिक रूल है। मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग की सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इन द सेंस, क्योंकि ये अलग लिखेगी आप अलग लिखोगे, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव है, सब अपने तरीके से लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि ABCD है, इट्स सब्जेक्टिव। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस बेटा इतना तो आपको करना ही है, और इसको ऐसे कर लो, स्ट्रक्चर कर लो। तो ये सबका क्या हो रहा है, डिमांड समझ लो, ठीक है, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो, स्ट्रक्चर बना लो, डायग्राम कर लो, सब्सटेंशिएट कर लो। तो मैंने आपको क्या बता दिया, तरीके बता दिए। ये क्या हो रहा है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव वे टू द सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, दीज आर द ऑब्जेक्टिव वेज, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको दिमाग में डाल दिया कि डायग्राम बनाना ही है और बनाना ही है, तो आप बनाओगे ना। मैंने आप कह दिया आप 10 पॉइंट लिखने हैं 10 मार्कर में, 15 पॉइंट लिख रहे हैं 15 मार्कर, तो आप लिखोगे ही। तो ये तरीके आपको फॉलो करने हैं, जैसे आपने लगा लो इसको अपने चार्ट को, more dimensions and more point, at least 10 points in 10 marker, 15 points in 15 mark। ये सब चीजें मैंने अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से भी सीखी, अपने एक्सपीरियंस से। आशीष जून रैंक 271, मेरे पास हर पॉइंट का एग्जांपल रहता है, क्योंकि इतने बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ। उसके एक आंसर में जब लिखते थे हम, तो 16-17 पॉइंट होते थे। लास्ट अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो उस अटेम्प्ट में जो चेंज आया था वो यही आया था कि लास्ट तक कॉपी पूरी भर के आते थे। 17 पॉइंट, 18 पॉइंट, 15 मार्कर में होती थे उसके।
तो ये उसका मैंने देखा कि हाँ उस लड़के ने किया है, मैंने उसका इतने पॉइंट आपको डायमेंशन डाल ली। अब वो डायमेंशन कैसे आएगी? वो डायमेंशन आएगी लर्न द सिलेबस। इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस याद करो। दोबारा वो वाली वीडियो देख रही है सिलेबस वाली, आपके सबके पास अवेलेबल है। सिलेबस नहीं है, सिलेबस ले जाओ, 3-4 दिन है, सिलेबस को याद करो। अगर एथिक्स का तो एथिक्स का याद करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन आता है, आपको पता है ये एप्टीट्यूड की थीम से है, आप एप्टीट्यूड के 4 पॉइंट सिलेबस के अंदर लिखोगे, उनसे आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। इसलिए वो जो अननोन ओरिजिन के क्वेश्चन आते हैं वो आप वहां से टैकल कर सकते हो। कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या है, पर टॉपिक समझ में आ रहा है क्या है, उस टॉपिक की आपको डायमेंशन पता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आपसे कंपेयर करवा दिया कल्चर ऑफ, और एक रूलर मान लो जो आपको पता ही नहीं है कोई रूलर है, और दूसरा लो उसका भी नहीं पता है, दो किंगडम है, उनको कह दे उनके कल्चर को कंपेयर करो आप। अब एक बच्चा होगा जो खाली छोड़ाएगा 0 नंबर। आप लोग क्या करोगे? मैंने आपको कोड याद करवा रखा है, कल्चर का जब भी क्वेश्चन आया तो टॉपिक क्या आएगा आपके दिमाग में? AAL। मेरे को तो याद ही है चीजें, जब भी कल्चर आता है दिमाग में AAL दिमाग में आएगा। ए से क्या आएगा? आर्ट फॉर्म्स। ए से क्या आएगा? आर्किटेक्चर। एल से क्या आएगा? लिटरेचर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप कुछ ना कुछ इनके बारे में लिखते हो, और क्वेश्चन आता है तो आपकी डायमेंशन ज्यादा जनरेट होगी। क्योंकि आप आर्ट फॉर्म में देखोगे इनके टाइम पे डांस कैसा था, म्यूजिक कैसा था, ड्रामा कैसा था, जो भी आर्ट की फॉर्म्स है सारे लिख दोगे आप। इनके टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था, इनके टाइम पे लिटरेचर, कोई पोएट था क्या, उसने क्या क्या लिटरेरी वर्क लिखे। इसलिए तुम्हें क्या लिखाते हैं हम लोग? लिटरेरी वर्क्स, पोएट्स लिखवाते हैं ना, ट्रेवलर्स, ये सब चीजें। क्योंकि जब बेस पे क्वेश्चन आएगा वो प्री के नॉलेज आप यूज करोगे। एक बच्चा था जिसको कुछ नहीं आ रहा था, वो 0 नंबर लेके आया। दूसरे आप लोगों जिसको भी टॉपिक का नहीं पता था लेकिन आपको सिलेबस का पता था, क्योंकि मैंने सिलेबस कोड से याद करवा रखा है, तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायमेंशन जनरेट कर दी। 2 नंबर तो मिलेंगे, बस हो गया अपना काम। जिसको 0 मिल रहे हैं आपको 2 मिल रहे हैं, आप उससे ऊपर हो गए। कितने लोग बच्चों को पीछे छोड़ दिया आपने। ये चीजें सीख रही है आपको। ये सारा वही है। मैं इतनी क्लास लेता हूँ इंटेंसिटी, बस 20% 80% काम करा दूंगा आपको। ये तो तो ये जो मैं तुम्हें बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि करना ही करना पड़ेगा तुम्हें। जब ये चीजें कर लोगे तो कम टाइम में तुम ज्यादा सक्सेस गेन कर सकते हो, जल्दी सक्सेस गेन कर सकते हो। नहीं तो अपने तरीके ढूंढोगे 10-12 साल लग जाएंगे तुम्हें। ये काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसको कर लो। फिर उसके बाद इनोवेट का टाइम बचता है, वैसे बचेगा नहीं, तो अपना इनोवेशन करो। अब मान लो मैं भी क्या कर सकता था, मैं भी एक नई टेस्ट सीरीज बनाता, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता, आंसर बनाने में होता। इससे अच्छा मैंने क्या किया, यूपीएससी के उठा लिए ना, तो अब मैंने टाइम बचाया। अब टाइम कहाँ पे लगाऊंगा? आंसर को इनोवेट करने में लगाएंगे। क्वेश्चन बनाने में क्यों टाइम लगाए, क्वेश्चन दे रखे हमें। लास्ट है कंप्लीट द पेपर। ये भी करना ही है, 20 के 20 क्वेश्चन करना ही है, नो एस्केप। कभी कभार होता है कोई एक आधा क्वेश्चन टेढ़ा आता है, वो फिर भी एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं। और यूपीएससी में एक बात और बताता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता, कभी पेपर आपका बहुत अच्छा होता है, आपके उसमें अच्छे नंबर ही आएंगे। कई बार होता है बहुत खराब पेपर होता है, कई बार उसमें नंबर ठीक आ जाते हैं, मैंने देखा है दोनों तरफ से। तो कभी जब भी कभी मेंस एग्जाम दो तो उसमें घबराना नहीं है कि अगर पेपर खराब हो जाता है तो। आपको सारे पेपर अच्छे से देने हैं। आपको नहीं पता होता मार्किंग कैसे हुई है, आपका पेपर कैसा है, वो एग्जामिनर के ऊपर कई चीजें डिपेंड करती है ना। पर हम पेपर अपना कंप्लीट ही करेंगे। उसके पीछे एटीट्यूड होता है। अगर आपने एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही ऐसा रखा कि मेरे को तो पेपर पूरा करना ही है, तो आप क्वेश्चन को उठाते हो। आप ये नहीं देखते मेरे को आता है नहीं आता है, कुछ नहीं देखते आप तो क्या लेके आए, मेरे को पेपर पूरा करना है, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब आपका एटीट्यूड ये होता है, ये मेरे को 2-3 साल गलती करने के बाद चीज समझ आएगी। पहले मैं सोचता था 15 क्वेश्चन बेस्ट लिख के आऊंगा, बस उसमें मेरे को 10 में से 10 मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी। वो नहीं दे सकता 10 में 10। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि पेपर आया, अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, मेरे को 7 मिनट मिली है, एक पेज होता है ये और दूसरा पेज ये होता है 10 मार्कर के अंदर। 15 मार्कर में कितना होता है? 11 मिनट्स मिलेगी आपको। एक पेज, 2 पेज और 3 पेज, 3 शीट होती है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को डिमांड समझ रही है। 1 मिनट पढ़ा, हो गया। ठीक है। उसके बाद 3 मिनट बची मेरे पास, क्योंकि 4 मिनट का होता है। 1 मिनट का क्वेश्चन पढ़ा, 3 मिनट होते ही मेरा पेज भर जाना चाहिए, बस खत्म। वो टाइमर से मैं कराऊंगा तो प्रैक्टिस। फिर अगले 3 मिनट में ये पेज भर दिया मैंने। मेरे को आता है नहीं आता है मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो 7 मिनट में पेपर पूरा करना है, 2 पेज भरना ही भरना है। अब मैं उसके लिए कुछ भी दिमाग लगाऊं अपना, सोचूं, सिलेबस से कनेक्ट करूं,
क्वेश्चन को ब्रेक करूं, हिंदी में पढ़ूं, कुछ ही पढ़ूं, मेरे को तो शीट भरनी है 2 पेज। ये दिमाग होना चाहिए। एटीट्यूड ऐसा हो गया, जब एटीट्यूड इंसान का ऐसा होता है अपने आप वो ढूंढ लेता है। ताकत बहुत है हमारे माइंड के अंदर, अब उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तुम सोच ही रहे हो मेरे को आ ही नहीं रहा, तो नहीं आएगा ना। तुम सोचो मेरे को तो करना ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुमने अपने दोस्त से डिस्कस किया होगा, किसी फैकल्टी ने तुम्हें पढ़ाया होगा, तुमने अपने एक्सपीरियंस कुछ किया होगा, उसके बारे में कुछ भी सुना होगा। अगर तुम 2 भी नहीं भर, कम से कम 1.5 पेज तो भर के आओगे। तो जहां तुम्हें 0 नंबर मिल रहा था वहां पर तुम्हें 1.5 नंबर भी मिल जाएगा, फिर तुम्हें एज मिल गई। ये एज है, ये एज लेनी है। तो 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके लिए एटीट्यूड क्या है, 10 मार्कर 7 मिनट में, 15 मार्कर 11 मिनट में खत्म होना ही चाहिए। 15 मार्क का क्वेश्चन आया 4 मिनट में, पहला पेज भर दिया, 1 मिनट पढ़ा, 3 मिनट में पेज भर दिया। फिर फिर 4 मिनट में इसको भरा, फिर 3 मिनट में इसको भरा, 4 4 8 और फिर 11। अब तुमने इतना माइक्रो मैनेज किया अपने उसको। और भी तुम जब लिखोगे पता चल जाएगा यार, मैं तो 4 मिनट में है तो इस पेज पे लगभग 125 वर्ड्स आते हैं। वो तुम प्रैक्टिस करोगे आइडिया लग जाएगा। 10 या 15 लाइन आती है, तो कितनी मैं लाइन लिख रहा हूँ, इतना माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा। तो जब तुम्हें आइडिया हो जाएगा मेरे पास 3 ही मिनट है, 4 ही मिनट है एक पेज भरने के लिए, तो लिख लोगे तुम लोग। ऐसे माइक्रो मैनेज करना। डोंट डिस्क्रिमिनेट, मैं ये बोलता हूँ। थोड़ा बहुत फर्क क्या होता है पता है, बताओ। जैसे मान लो अगर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मेरे को क्लाइमेट चेंज, सी लेवल, गंगा वाला अच्छा क्वेश्चन आता होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं 10 मार्कर क्वेश्चन को 6 मिनट में कर लूंगा। थोड़ा मैं फास्ट कर लूंगा, ये मत करना उसको 8 मिनट दोगे, ये तो मेरा बेस्ट क्वेश्चन आ गया, उसको 1 मिनट पहले खत्म करो। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो अपने एरिया के बाहर है, उसको 1 मिनट ज्यादा दो। ऐसे उल्टा करना है भी, ध्यान रखना है। उसको तो कोशिश करो, साथ में होता है ठीक है, बचता है टाइम तो उसको टाइम बचाओ जल्दी जल्दी करके थोड़ा, क्योंकि उसमें दिमाग तेज चलेगा थोड़ा। तो उसमें कॉम्प्लेक्स ऐसी सोबत करो फटाफट करके, क्योंकि उसपे नंबर उतने ही मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि तू 6 मिनट दो, 7 दो, एक लेवल पे आ जाएगा तुम्हारा, सेचुरेशन आता है उसका। तो उसमें 1 मिनट बचा के तुम और कहीं यूज कर सकते हो जहां पे तुम्हें सोचना ज्यादा पड़ रहा है। ये एक तरीका तुम कर सकते हो, ठीक है। डोंट डिस्क्रिमिनेट अमंग क्वेश्चंस, गिव 7 मिनट्स टू 10 मार्कर, 11 मिनट्स टू 15 मार्कर। ये करना। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है आंसर राइटिंग का। अब जो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, वो आएगी कंटेंट की। और उसके लिए अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो ओवर द टाइम होएगा। अब बात क्या, तुम्हें अप्रोच पता चल गई है। अब जब भी तुम आंसर लिखोगे, इस अप्रोच से आंसर लिखोगे, डिमांड समझोगे, बोरोटरी ब्रेक करोगे, डायग्राम बनाओगे, स्ट्रक्चर का लिखोगे, डेटा से सब्सटैंशिएट करोगे, कंप्लीट करोगे क्वेश्चन, टाइम लिमिट लिखने की कोशिश करोगे, अप्रोच पता चल गई है। कंटेंट तो होता रहेगा बिल्ड, अभी जो जो सब्जेक्ट है उसके तरीके से कर लेना। कंटेंट पढ़ने के बाद ही आंसर होता है, ऐसे नहीं होता है। कंटेंट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंटेंट का। प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है आपको, इसलिए मैंने क्लास ली वाली। अब एक और दिक्कत आती है, उसको भी देखते हैं। वो ये वाली थी, यूपीएससी मेंस में जो डायरेक्टिव्स या कीवर्ड्स आते हैं, वो कई बार हमें कहते हैं यार सर क्या है, दिक्कत क्या है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, एक बेसिक जो दिमाग में रखना है वो ये है कि सब सेम है। पहली बात तो ये, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है, वो मैं बताता हूँ डिफरेंशिएट क्या है। देखो, डिस्कस करें तब भी आपको उसके पॉजिटिव या उसके चैलेंज बताने हैं। क्रिटिकली एनालाइज करें, ठीक है, तो उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव उसमें थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि क्रिटिकल एनालाइज आ गया। कमेंट करें तो तुम्हारे व्यूज पूछता है इस तरीके से। तो ये 3 4 बातें हैं। एग्जामिन करें, ठीक है, तो बिल्कुल हर एक इश्यू को आपको एनालाइज करना है। इलस्ट्रेट करें तो एग्जाम्पल देना है आपको, इलस्ट्रेट का तो होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करना है। एन्यूमरेट करें तो आपको नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देने की। एनुमरेट द फीचर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो 1 2 3 पहला फीचर ये होगा। ये होते हैं कीवर्ड्स या टेल वर्ड्स बोल लो, ठीक है, जो यूपीएससी पूछता है। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। मोर और लेस फिलोसफी ने आपको बता दी यही होता है। वो अधिकतर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने होते हैं, ठीक है ना। अब किसमें थोड़ा बहुत ज्यादा वेरी करता है, और कुछ समझना है तो एक बेसिक सा रूल बना के पॉजिटिव लिख के चैलेंज लिख के उसके आंसर पे फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। क्योंकि बहुत चीजें ओवरलैप करती है, एग्जैक्ट हम कंपैरेटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बताता हूँ आपको। In the base exam, questions often include directive words, also known as tail words or keywords. They guide how you were supposed to write the answer. कि आपको आंसर कैसे लिखना है. These words determine the approach, structure, depth of your response. Here is a simplified explanation of the common directive. पहला word है discuss. तो डिस्कस क्या है देखो, अब आपको भी अपनी जो भी
जब भी का आता है, जैसे एग्जांपल है, लिखा है मैंने एग्जांपल, हाँ, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट, ये आ गया। तो वर्ड क्या आ गया? डिस्कस। डिस्कस मीनिंग राइट अबाउट द बोथ साइड, ये याद रखना है आपको। बोथ साइड्स के बारे में लिखना है कि भाई हाँ भाई एनजीओ रोल तो है डेवलपमेंट में, पर ये उसके चैलेंज भी है, कई बार ये गड़बड़ी कर देता है ना, कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटी को प्रमोट कर देता है, एग्जांपल लिख दिया। तो डिस्कस में क्या करना है आपको? दोनों का, ठीक है। राइट अबाउट बोथ साइड ऑफ द इशू, गिव आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल तो दे रहे हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल बोला। कुद्दाकुलम प्रोजेक्ट, वहां पे एनजीओ ने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था, नेगेटिव वाला। तो जो आप बोल रहे हो उसका एग्जांपल भी आप लिखोगे। अप्रोच क्या है? बैलेंस आंसर विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन दे दिया, हाउ टू, मतलब कैसे करना है, हाउ टू राइट आंसर, एक्सप्लेन व्हाट एनजीओज आर, हाउ दे हेल्प इन डेवलपमेंट, देयर अचीवमेंट, आल्सो मेंशन लिमिटेशंस। उनकी लिमिटेशन बताओ कि डेवलपमेंट कर रहे हैं पर उनकी लिमिटेशंस भी है, कई बार फंडिंग नहीं है प्रॉपर, रेगुलेशन नहीं है प्रॉपर उनका, ये क्या होगा? अदर साइड भी आपको बता। ये किसका पार्ट है? डिस्कस का। तो इनको ढंग से पढ़ के आना कुछ दिन के अंदर, ठीक है। अगला देखो, एग्जामिन। हर एक पार्ट को मैं आराम से समझा रहा हूं ताकि उस दिन दिक्कत ना आए आपको जब भी आप आंसर लिखो। इन्वेस्टिगेट द इशू क्लोजली। हर एक इशू बहुत, एग्जामिन का मतलब क्या होता है? आप स्टेथोस्कोप देके एग्जामिन कर रहे हैं, मान लो एग्जामिन जो डॉक्टर करता है, एग्जामिन कर रहे हैं, तो अब उस इशू को बहुत डीपली एनालाइज करना है, एग्जामिन आ गया, ठीक है। फोकस ऑन द की फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस। एग्जांपल, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ फार्मर डिस्ट्रेस इन इंडिया। तो क्या क्या कोज है, बहुत डीपली जाके आपको बताना पड़ेगा, हर एक एरिया में अलग कोज होगा। भाई पंजाब में अलग है फार्मर डिस्ट्रेस का रीजन, बुंदेलखंड में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। तो आपने क्या किया? इसको एग्जामिन किया। आपने जनरल तो नहीं लिख दिया ना एक जगह पे, आपने एग्जामिन किया, डीप एनालिसिस, एग्जामिन। आगे समझ में आती? हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू आंसर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ईच कोज क्लियरली। मैंने हर एक का अलग, पंजाब का मैं अलग करूंगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग करूंगा, बुंदेलखंड का अलग, साउथ का अलग, तो हर एक कोज को मैंने अलगली एक्सप्लेन किया। दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो सिंपल है, बस ठीक है। क्लैरिफाई द हाउ एंड वाई, तो ये वर्ड कर लो, हाउ, कोई भी चीज हाउ कैसे, और वाई क्यों। ब्रेक इट डाउन सिंपली, अप्रोच, फोकस ऑन कॉजेज, क्या उसके कॉजेज है। जब आप क्या क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा हो किसी को, तो क्या उसके कॉजेज थे, क्या उसका प्रोसेस था, और क्या उसके आउटकम निकले। तो इनपुट है ना, और क्या प्रोसेस हुआ उसमें, फिर आउटपुट। ये डायग्राम बना सकते हो आप इसमें, तो ऐसी चीजों को याद कर सकते हो आप। अब मान लो एक्सप्लेन आ गया, तो मैं ये डायग्राम बना लेता हूं कि मैंने इसमें क्या इनपुट दिया, यानी कि क्या इसके कॉजेज थे, फिर क्या उसमें प्रोसेसिंग हुई और कुछ आउटपुट निकलेगा, तो क्या उसका प्रोसेस हुआ और क्या आउटपुट निकला। ये किस में कर रहे हैं हम? एक्सप्लेन वाले, बस। एक्सप्लेन हाउ सोलर एनर्जी कैन हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन। तो यहाँ पे आप बता दोगे कैसे कैसे सोलर एनर्जी कर सकती है, क्या क्या उनमें हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और क्या उसका आउटकम निकलेगा। फोसिल फ्यूल का यूसेज कम हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी प्रमोट होगी, हमारे पेरिस का जो क्लाइमेट के टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो उससे क्या आउटकम निकले, क्या इनपुट दिए, क्या प्रोसेस आपने यूटिलाइज किए, ये सब इस तरीके से। डिफाइंड सोलर एनर्जी, इधर तो आ गया इनपुट में सब सोलर एनर्जी, ठीक है। लिंक विद द कार्बन एमिशन, कितना वो कार्बन एमिट कर रहा है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म, कैसे कैसे कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में उसका इंपैक्ट दिखा, इस तरीके से आपको। तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है डायरेक्टिव का, और कैसे, तो एक एक को पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एलोबोरेट, एलोबोरेट क्या होता है? उसी लाइन को और एलोबोरेट करो, खींचो, एलोबोरेट है ना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द आइडिया विद मोर डिटेल, डिटेल में उस आइडिया को बताओ, ठीक है। अप्रोच क्या रही? गो डीपर विद द एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल एंड एनालिसिस। तो वो एक आइडिया आपको दे दिया, उसको और डीपर एनालिसिस करना है आपको। एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ क्वेश्चन। अब मान लो आपने प्रीएम्बल पढ़ा है, इसलिए दो लाइन ही पढ़ी होगी, अब आपको इतना डीप कराया प्री पॉलिटी के सर में, तो आप ज्यादा एनालिसिस लिखोगे। तो जब एलोबरेट में आएगा तो एक बच्चा लिखेगा 7 पॉइंट, आप लिखोगे 15 पॉइंट, तो जिसके 15 पॉइंट होंगे उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो एलोबरेट में क्या करना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्यादा लिखना है। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट लिखना चाहिए, या लिख लो कि जब भी एलोबरेट आएगा,
तो एलोबरेट में क्या चीज होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी मोर। जतिन एक बार वो ले आओ बाहर से, पीडीएफ पड़ी रखिए, रो एक एक रख लो अपने पास इसी शेड्यूल की, बाहर रखिए उसके सामने, पीवाई की पावर के नाम से, उसी में नोट कर लेना। बिल्कुल सामने ये रही, PY की पावर। लो ये पीछे दे दो। टाइम हो गया, कहाँ जाना है? अबे काम की बात है, टाइम यही रह जाएगा। ये टाइम नहीं आना दोबारा, जो आज निकल गया, अब दोबारा थोड़ी बताऊंगा मैं, अगले साल ही बताऊंगा मैं। तो आज जो कर लिया बस। जो आज का पल है वो आज ही है, वो निकल गया, फिर बाहर लिख दिया, मेरे वैसे लिख के आया हूँ अंदर कि जो आज का टाइम है वो निकल गया, हाई इंटेंसिटी वर्क करो। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना, तो उसमें साइड में ऐसे लिखा करो, उससे आपने लर्निंग क्या ली। मैं ग्रुप पे भेजता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों को। तो मैंने तो बस साइड में ये लिख दिया, इतना याद नहीं रहेगा मेरे को, ये रहेगा जब भी एलोबरेट आएगा तो मैं नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी मोर, इतना रहेगा मेरे को। जब भी एक्सप्लेन आएगा तो क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, बस ये याद रहेगा मेरे को। तो ये चीजें आपको सीखने की होती है। जब भी आप पढ़ाई करो, मैं हमेशा तुम्हें क्या कहता हूँ, कीवर्ड लिख लो, क्लास में 10 मिनट बैठ के आओ, वो बस कीवर्ड लिखो, वही तुम्हें याद रहेगा। स्ट्रक्चर बना लो, टेबल बना लो, टाइमलाइन बना लो, फिर क्लास पूरा नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस वो टाइमलाइन पढ़नी पड़ेगी आपको। ये पढ़ाई का तरीका होता है, क्योंकि अगली बार मैं इतना नहीं पढ़ूंगा यार, मैं तो वही पढ़ूंगा बस तब, और यही मेरे को याद रहेगा, उतना याद नहीं रहेगा। तो अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड करके पॉइंट्स को लिख लो साइड में। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बहुत लंबा भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पॉइंट, जब मैं कह रहा हूँ 15 पॉइंट लिखने हैं, तो सबको डिफाइड कर ले जाओगे तो नहीं हो पाएगा। उसका वो है, उसको सब्सटेंशिएट कर दो विद एग्जांपल, ताकि वो समझ में आ जाए उसको। जब तुम लिखोगी ना, तो उसको अपन देख लेंगे कि यार ये आपने लिखा है, मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है उसका एग्जाम्पल। तो एक बैलेंस को बोलते हैं, बैलेंस, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी, शॉर्ट भी नहीं, तो एक मीडियम होता है, वो करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, 7 से 8 भी चल जाएंगे, वो डिपेंड करता है। अगर मान लो दो दो लाइन के कोई पॉइंट बड़े होते हैं ना, वो मैंने एक एवरेज सा बताया ऐसे ना, ऐसे नहीं, हर एक में 10 ही लिख पाएंगे, किसी में 6 भी लिखोगे, किसी में 7 ही। 10 लिखोगे तो उसमें इंट्रो कंक्लूजन छोटा हो जाएगा। किसी में वे फॉरवर्ड लिखा, तो वे फॉरवर्ड में अगर 3 पॉइंट आ गए और बॉडी में 4 पॉइंट आ गए या 5 आ गए, तो वो 4 और 3 7 हो गए, एक इंट्रो का हो गया 8, तो 8 ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो है ना, तो अगर वो वेरी करता है। अब ये थोड़ा आपको याद रखना, कई बार ये आता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, इसमें थोड़े उसको नेगेटिव वाले पार्ट को आपको ज्यादा, क्योंकि वर्ड आगे क्रिटिकली। लुक एट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखनी है उस क्वेश्चन की, ठीक है, उसकी वीकनेस देखनी है, देन गिव अ रीजन जजमेंट, ठीक है। और अब देखो अप्रोच क्या, फर्स्ट एक्सप्लेन, पहले तो उसको, जब मनरेगा का क्वेश्चन दे रखा है तो पहले तो एक्सप्लेन करोगे मनरेगा क्या चीज है, पहले तो उसको एक्सप्लेन करो। देन एनालाइज प्रोज, उसके फायदे बताओ 1 2 3 4, फिर कॉन्स। अब देखो आपने फायदे बताए, कोई मनरेगा, ठीक है भाई, ये पहले आपने स्कीम बताई, 100 डेज वर्क हो गया अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, हो गया, ठीक है। फिर आपने बताया भाई इसके फायदे भी थे, क्योंकि वर्ड क्या आ गया, क्रिटिकली एनालाइज आ गया, एनालाइज तो कर रहे हो पर आप कैसे कर रहे हो, क्रिटिकली। हाँ भाई इसको वर्क भी मिला, विमेन को भी फायदा हुआ, रूरल कंस्ट्रक्शन भी हुई, फायदे हो गए। फिर आप उसकी लिमिटेशन बताओगे 1 2, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है। और गवर्नमेंट में आप जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो आपको एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर देखा जाता है, तो केवल गलतियां बता के छोड़ना नहीं है। तो जब भी ऐसे आपने लिमिटेशन बताई है, तो आप क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड। जहां जहां पे भी कमियां होगी वहां पे क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड, कि अब मैं इसको क्या करके इंप्रूव कर सकते हैं सर, वो आपको बताना ही बताना है। ऐसे में भी पॉजिटिव पे खत्म करना है, और आंसर में जहां जहां पे आपने चैलेंज बताया, लिमिटेशन बताया, वहां पे वे फॉरवर्ड लिखना ही है। और फिर छोटा सा 1 2 लाइन का कंक्लूड कर देना।
क्रिटिकली एग्जामिन द सक्सेस ऑफ मनरेगा। तो ये लिखा है, पहले आप प्रो करोगे, फिर कोर करोगे, फिर कंक्लूड करोगे। तो आप क्या लिखोगे, मनरेगा के बारे में बताओगे, पहले उसकी अचीवमेंट्स डिस्कस करोगे, उसका कमियां बताओगे, फिर लास्ट में बैलेंस कंक्लूजन लिखोगे, भाई इसका फायदा तो है काफी, पर ये कमियों के कारण इसको हम ऐसे दूर कर सकते हैं। वो सोल्यूशन जरूर देके फिर आपको खत्म करता है। तो क्रिटिकल एनालाइज में क्या होता है, प्रोज भी आते हैं, कोर्स भी आते हैं, जो लिमिटेशन, और फिर उसका सॉल्यूशन बताओ। ये करना है क्रिटिकली एग्जाम। दोनों भी है, मैंने बोला कि लगभग सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं आएगा दोनों। उसमें मैंने कहा था फायदे नुकसान दोनों लिखने हैं, इसमें भी ऐसे लिखने हैं। अगर थोड़े ज्यादा भी आते हैं क्रिटिकल में तो नेगेटिव आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर सॉल्यूशन थोड़ा बता देना कंक्लूजन में उसका। ऐसे कई वर्ड्स होंगे, जैसे मान लो जो आपको ओवरलैप कर रहे होंगे, एक्सप्लेन, एग्जामिन, तो उनमें करना है वही है, एक्सप्लेन ही करना है तरीके से। बहुत ज्यादा अगर हम इस पे सोचेंगे तो आंसर नहीं लिख पाएंगे हम। हमें तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख के आनी है, बस ये क्रिटिकली एग्जामिन डिस्कस आ जाए तो उसमें नेगेटिव पार्ट छोड़ना नहीं है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम आपने बताई है तो वे फॉरवर्ड दोगे, और फिर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की कैसे डिमांड है। एक कोई फिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कंक्लूड में लिख देते हैं, 2 लाइन लिख के वे फॉरवर्ड कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें ये काम किया है, ये वे फॉरवर्ड होगा, इस तरीके से। वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक ब्रॉड में आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे दिमाग में जाएगा। इवेल्युएट, assess the वैल्यू और सक्सेस ऑफ समथिंग यूजिंग एविडेंस। इवेल्युएट में आप क्या करोगे, वो कितना सक्सेसफुल रहा है विद द डेटा, एविडेंस के साथ, ठीक है, विद द एविडेंस। प्रोवाइड जजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इवेल्युएट के अंदर, अब आपको समझ में आ जाएगा, जब भी भाई इवेल्युएट आ गया, मेरे को रीजनिंग देनी है विद डेटा, ऐसे मेरी बात मानेगा नहीं कोई, तो मेरे को फोकस करना है फैक्ट्स और रीजनिंग पे। यहाँ पे साइड में लिख लो, फैक्ट्स देना है, डेटा देना है, कोई केस स्टडी देनी है, या कोई रीजनिंग देनी है, ये देना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर सब्सटेंशिएट होएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब इवेल्युएट आएगा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, फैक्ट, डेटा, ये सब मेरे को देना है, हो गया काम, सिंप्लीफाई कर लो। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप बताओगे भाई ग्लोबलाइजेशन आने से यहाँ पे मैकेनाइजेशन हुआ है, इतने हमारे यहाँ पे एकर्स ऑफ लैंड मैकेनाइज्ड हुई है, इतना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, फिर डेटा से सब्सटेंशिएट करो, ठीक है। एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, रीजन से भी कर सकते हो। वे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, सपोर्ट विद डेटा, फाइनल असेसमेंट। तो वो सारी चीज चलेगी, यहाँ पे अलग चीज क्या आ गई, बस डेटा का थोड़ा अलग, बाकी लिखना सारा वही है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों चीज सारी वही, पर यहाँ पे थोड़ा डेटा आप डाल दो। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिख के तो आना ही है आंसर। ये बस होना डेटा नहीं बता, लिखूंगा नहीं, लिखना तो यही आंसर। क्योंकि पहला रूल क्या था, 20 के 20 तो पूरे करने ही करने हैं। हाँ जी, किसको, हाँ हाँ बिल्कुल, इससे हमारे यहाँ पे ये फायदा हुआ है ना, या उसकी कोई लिमिटेशन है तो वो बता दे, पर इसकी लिमिटेशन को दूर करना चाहिए, तो वो तो कैसे भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हर एक का कंक्लूजन अलग आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन से अब जैसे कोई लेटेस्ट मान लो जो भी टेक्नोलॉजी सीखने को मिली है, उससे फर्क तो पड़ ही रहा है ग्लोबलाइजेशन का, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कंक्लूजन कैसा आएगा उसमें। एनालाइज, अब एनालाइज में देखो, ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन इन ईच डिटेल। तो यहाँ पे क्या है, एनालाइज में क्या आ रहा है, कोई बड़े क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है आपको, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स एंड देन रिलेट टू द होल, एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हाउ टू आंसर, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ चैलेंज। अब आपसे चैलेंजेस पूछ लिया, तो अब इस चैलेंजेस को क्या करना है आपको, ये इसको ब्रेक करो आप, दिस इज द एनालाइज। इसकी सब हेडिंग बनेगी, सोशल चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, पॉलिटिकल क्या है, वो सारे सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल। तो जब भी वर्ड आ गया एनालाइज, तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखना है साइड में लिखना है, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स। अब एनालाइज जब भी आएगा तो आप उसको क्वेश्चन को ब्रेक करना चाहोगे, ब्रेक करोगे कि मैं और कितने कितने सब पार्ट में इसको ब्रेक कर सकता हूं, तब मेरा एनालिसिस अच्छा होएगा और उन्हीं की सब हेडिंग बनेगी। अब देखो, अब ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ था
एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब एक स्टूडेंट ने उसने लिख दिया अर्बनाइजेशन क्या है, 1 2 3 4 5 उसके चैलेंज लिख दिए। अब आपने कहा था यार, सर ने कहा था क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है, तो आपने दूसरी बार यार वर्ड दे रखा है एनालाइज, और मेरे को एनालाइज करना है चैलेंजेस को। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ब्रेक करके देखता हूँ। तो एक बच्चे ने लिखा क्वेश्चन क्या बनेगा, सब हेडिंग क्या बनेगी इसकी, भाई सब हेडिंग तो ये बनेगी ना, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ऊपर इंट्रोडक्शन आएगा कि डेटा डालेंगे, या तो आप डालेंगे अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, या डेटा डालेंगे कि 2030 तक इंडिया में इतना अर्बनाइजेशन हो जाएगा, डेटा हो गया एज पर कोई, ठीक है, यूएन हैबिटेट डाल दो किसी ऑर्गेनाइजेशन नाम। अब चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन एक स्टूडेंट ने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया उसने। दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन पहले एक सब हेडिंग बनाई सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस। ये फर्क हो गया आंसर में, क्योंकि उसने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा था, एनालाइज द चैलेंजेस को उसने ब्रेक कर दिया सब पार्ट्स के। तो एग्जामिनर तो पागल थोड़ी है, उसको पता होगा यार एक बच्चे ने ऐसे लिखे है, एक ने डिमांड समझी है, तो नंबर किसको मिलेंगे, जिसने डिमांड समझी। ये डिफरेंशिएट कर रहे हो आप अपने आंसर राइटिंग में। तो अगेन 4 साल पहले मैं कहता था 20 क्वेश्चन करके आ जाओ, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, लेकिन अब वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब बच्चों का अगेन लेवल बढ़ गया है। अब जो समझ के करेगा जो, वो उसके कॉल आएगी फिर। तो केवल 20 क्वेश्चन करना भी सफिशिएंट नहीं है ना, उसको भी तरीके से करना है, डिमांड समझ, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ सारी चीजें। अब तुम अगली बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ोगे, चीजें वही लिखनी थी, बस आपका दिमाग थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज हो गया, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स लाओगे तुम लोग, ये फर्क है। हो गया भाई। अब आओ कमेंट पे। मीनिंग गिव कमेंट, हाँ मैंने बोला था कमेंट जब भी आगे आएगा अपनी ओपिनियन तुम्हें देनी है, गिव योर ओपिनियन विद जस्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ओपिनियन नहीं देनी, जस्टिफाई भी कर रहा है, कुछ भी ओपिनियन नहीं देनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है, देखो मैंने इसको पढ़ा नहीं था मैं क्लास में आने से पहले, वो तो मेरे को ओवरऑल दो जो चीजें पता ही है, लेकिन मैंने आपको जब भी एग्जाम मैंने क्या बोला था, जब भी कमेंट आएगा तो अपनी ओपिनियन देनी है, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ था कमेंट के साइड में, ओपिनियन। तो मेरे को बस ये वर्ड याद रहता है हमेशा, ओपिनियन। तो बस एक ही वर्ड लिखो उसके साइड में, तो उसके बाद तभी तुम्हें चीजें याद रहेगी। जब क्रिटिकल एग्जामिन आया तो मैंने बोला था नेगेटिव भी लिखने, क्योंकि बस क्रिटिकल आते मेरे दिमाग में नेगेटिव भी आ गया था, डिस्कस आया मैंने बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने, बस वो इतने इतने वर्ड याद रहेंगे। एनालाइज आ गया तो क्या वर्ड आएगा, सब पार्ट्स, उसको डिवाइड करना। एनुमरेट आ गया नंबरिंग 1 2 3 4। एक्सप्लेन आ गया तो क्या था अचला, एक्सप्लेन में क्या था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऐसे याद होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। वो तो एग्जामिन तूने बता दिया मेरे को डिटेल वाला, तो हर एक इशू को डीप है ना, एग्जामिन का बता दिया। कमेंट का, गिव योर ओपिनियन विद जस्टिफिकेशन, प्रेजेंट अ व्यू पॉइंट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड लॉजिक। आप अपना दो ओपिनियन पर उसको सपोर्ट करो विद द फैक्ट्स एंड लॉजिक। कमेंट ऑन द राइजिंग ट्रेंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये पूछ लिया आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कह दोगे हाँ बढ़ रहा है सारे जज खराब है, ऐसे नहीं होगा। आप दो अपनी ओपिनियन, फिर एग्जाम्पल दो, ऐसी द रिसेंट केस, ये एग्जाम्पल 1 2 3 जो आप पढ़ रहे हो सारे, ठीक है। डिफाइन, पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर डिफाइन करोगे, प्रेजेंट योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन दोगे, सर हाँ वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या इन एरिया में बढ़ रहा है इन एरिया में नहीं बढ़ रहा है, जो भी है, एंड बैक विद द एग्जाम्पल, उसको सब्सटेंशिएट करना है विद द केस और एग्जाम्पल। तो ये आएगा कमेंट के अंदर। जस्टिफाई, जस्टिफाई भी ये अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करोगे। सपोर्ट अ गिवन स्टेटमेंट विद द आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस, क्योंकि जस्टिफाई करने को कह रहा है आपको, एविडेंस देना पड़ेगा आपको। एग्री विद द स्टेटमेंट एंड डिफेंड इट, ठीक है। तो क्यों जस्टिफाई करोगे आप उसको, तो एग्री करोगे हाँ भी है, पर उसको डिफेंड करोगे विद द आर्गुमेंट्स। जस्टिफाई द नीड फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, तुमने किया होगा आर्टिकल 16 है ना अभी 4, तो उसके आर्गुमेंट देने हाँ भी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, ठीक है ना, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए, तो वो आप दोगे। एक्सप्लेन द रैशनल रीजन दोगे आप उसमें, अपने मन की मत सोच देना कि मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा, हमारे नंबर नहीं आ रहे सिलेक्शन। आपको करना है विद द जस्टिफाई करना ही है फिर आपको विद द रीजनिंग। मन की बात याद करनी, मन की बात क्या करनी थी कमेंट में, वो भी फैक्ट और डेटा के साथ, ऊपर था ना कमेंट वहां पे योर ओपिनियन, यहाँ पे जस्टिफाई करना है आपको विद रीजन रैशनल। गिव एविडेंस सपोर्ट द क्लेम लॉजिकली।
ये थोड़ा अलग टाइप है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। हाँ भाई, इस हद तक ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं। ये है टू व्हाट एक्सटेंट, कि हाँ भाई इतना तो है, पर इतने में इशू है। एनालाइज हाउ फार द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आपका पार्शियल एग्रीमेंट हो सकता है इसके अंदर, हाँ भाई इतनी ये ट्रू है, इतना नहीं है। पार्शियल एग्रीमेंट इज पॉसिबल, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाउ फार पूछा हुआ है, तो पूरा भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखना है साइड में, वो लिखना है पार्शियल एग्रीमेंट इज पॉसिबल। इसमें पॉसिबल है पार्शियल एग्रीमेंट, क्यों पूछा है हाउ फार। इसमें एक्सप्लोर बोथ द साइड्स एंड प्रेजेंट द बैलेंस्ड कंक्लूजन, कि भाई इतना तक तो ठीक था ये, लेकिन इससे आ गया तो दिक्कत है मेरी चीज में। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द आरटीआई एक्ट एंश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो आरटीआई एक्ट से कहां तक ट्रांसपेरेंसी आई है, तो आप बताओगे। अब एक बच्चा होगा हाँ भी ट्रांसपेरेंसी आ गई है सारी, वो भी नहीं है। एक कहेगा बिल्कुल भी नहीं आई है ऐसे, हाँ भाई इतनी आई है, पर इन एरिया में अभी भी लैक है, जहाँ पे कई गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे क्या करती है, डिस्क्लोजर नहीं करती है। कई बार टाइम बहुत ज्यादा लंबा लग जाता है, रिपीटेड। तो ये क्या हो रहा है, इस हद तक है, उससे आगे नहीं है। हाउ फार है ना, टू व्हाट एक्सटेंट आ जाए या हाउ फार आ जाए, दोनों में। हाउ टू आंसर, शो द सक्सेस एंड लिमिटेशन, मेक अ रीजन जजमेंट। ये सक्सेस है यहाँ तक ठीक है, पर ये लिमिटेशंस भी है, यहाँ पे नहीं मिल रही आरटीआई। तो यहाँ पे आपको सक्सेस और लिमिटेशन दोनों बता रहे, हाउ फार में। या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, इसका दूसरा पार्ट भी हाउ फार में आता है, हाउ फार डू यू एग्री, या टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, सोचा नहीं था मैंने, मैंने सोचा था आधा घंटे क्लास लूंगा। 4:30 बुलाया था मैंने कहा 5 बजे तक खत्म कर देंगे। पर तुम्हारी हालत देख के मेरे को 1.5 घंटे की लेनी पड़ी कि बता देता हूँ पूरे साल भर काम आएगी। आई थिंक अब क्लियर है काफी चीजें। और तो देखो प्रोसेस से होएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इन्हीं को ही, इसी पीडीएफ को अपने साथ रख के जब भी आंसर लिखोगे, है ना, और जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी इवॉल्व होगी चीजें। कुछ चीजें आज लर्न की है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे। पर जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखता है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखता है, उसका हो जाता है फिर वो। दिक्कत ही आती है, अब कई बार अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, 10 चीजें करते जाते हैं, उसमें हमारी एनर्जी बहुत डाउन जाती है। क्योंकि पढ़ना तो एक लिमिटेड था, पढ़ते अब 10 चीजें हैं, और अनइम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने जाते हैं, बिट्स एंड पीसी से पढ़ने जाते हैं, कंप्लीशन नहीं दे पाते किसी चीज को। आज उससे कर लिया, ये कर लिया, फिर वो टॉपिक कर लिया, वो कुछ भी नहीं होएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, जो चीज कह रहा हूँ वो चीज कर लो पहले, फिर उसके बाद बाकी कर लेना। पर वो चीज समझ नहीं आती है तो फिर नहीं आएगी किसी को, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। पर अगर हमें बनना है, करना है, तो हमें एक तरीके से ही करना पड़ेगा, उससे भाई बन तो कोई भी जा सकता है अपनी स्ट्रेटेजी से। लेकिन अगर हमें कम एफर्ट से बनना है, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, कि तुम इस तरीके से करो चीजों को हिसाब से। अब मान लो आपने नेगेटिव ही सोचा अपने बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, तो वो नेगेटिव इमोशन भी तुम्हें डाउन करता है। वो तुम्हारे एफर्ट कहीं और जा रहे हैं, वो तुम्हें एफर्ट जा रहे थे याद करने में, वो एफर्ट चलेगी चिंता में। वो चिंता मत करो, एफर्ट पे टाइम लगाओ, एफर्ट पे लगाओ, अपने डेली प्रोसेस करो, अच्छा करो, रिजल्ट का बस सोचो। मैं कहता हूँ फिर भी हम वेल प्लेस्ड है। अगर भगवान ने हमें अच्छे हाथ पाँव सब दे रखे ना, तो हम तो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे। स्ट्रगल आप उन लोगों से पूछो जिनके मतलब कि कई बॉडी ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो भगवान की दया से सब वेल प्लेस्ड है, वेल ब्लेस्ड है। तो हमें तो ये बात सोचनी चाहिए। अब हम तो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एफर्ट ही तो करेंगे, उसमें टेंशन क्यों ले रही है अपने को। ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा, वो भी बस सोचो, मैं तो नहीं कहता कुछ और। क्योंकि मैंने जब भी तैयारी की है ना, जो भी मैंने अपने तैयारी टाइम दी है, मैंने कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं कि मेरे को आता ही नहीं था प्लान बी का सिस्टम। और अब भी मैं, अगर मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैं अब भी प्लान बी नहीं सोचता कुछ भी। अब मेरे को पढ़ाना है तो फिर पढ़ाना ही है, बस मेरे को यही दिमाग में रहता है हमेशा पूरे दिन। तो ये शायद मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड दोबारा भी होना चाहिए अपना, कि अपना एक काम करो ढंग से, ठीक है। हाँ अगर कुछ और लग रहा है, क्योंकि ज्यादा ही दिक्कत है, वो अलग बात है। लेकिन एक साल तुम इसको दे रहे हो तो एफर्ट तो दो, नहीं फिर तुम्हें ये रहेगा यार मैंने एफर्ट पूरा नहीं दिया इसमें, ये भी तो रहेगा दिमाग में फिर। और ये ऐसा नहीं है सिविल सर्विस की हाफ एफर्ट से काम हो जाएगा, फुल एफर्ट देना ही पड़ेगा। तो एक बार फुल एफर्ट दो, और चांसेस बहुत ज्यादा है निकल जाओगे। कहीं होता क्या है, बच्चों को तरीका नहीं पता होता है, जब तरीका नहीं बताओ तब नहीं निकलता पेपर। अब तरीका पता है तो फिर हर बार निकलता है पेपर। इसलिए कई बच्चे हो गए जो सारे पेपर निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं, उनको तरीका पता नहीं लगता है। यार ये प्री में ये काम कर रहा है, मेंस में ये आंसर राइटिंग कर रही है, ऑप्शन को रट लो। आरती जो आईपीएस है, उसके जूलॉजी के नोट्स फिक्स थे,
अब वो कहते सर मैं एचसीएस दूं चाहे मैं यूपीएससी दूं, मेरे को ये नोट्स पढ़ के जाने थे, ये रिवाइज करने थे सारे। पहले एसडीएम लगी हरियाणा में, अब आईपीएस है। ऐसे परीक्षा है, वो पहले एससीएस में एसडीएम लगी, फिर अब हरियाणा में अब आईएएस है। यहाँ पे आई भी थी परीक्षा। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, GS 1 के नोट्स, GS 2, GS 3, 4 अभी नहीं, बार बार रीडिंग के बाद वो तुम्हारे कुछ लिमिटेड पेज में आ जाएंगे। ऑप्शनल के पूरे पूरे ऑप्शनल के नोट्स, अब जैसे मान लो तुम्हारा फिलोसफी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का पंजाबी है, तो आपके नोट्स फिर लास्ट में बस 20-30 पेज में हो गए कि पेपर से पहले ही सारे पेज रिवाइज कर लिए, कीवर्ड्स उतने करते हैं, वो बार बार रिफाइन करते हैं। जिसका ज्योग्राफी है तो थिंकर्स लिख लिए एक पेज पे, एक पे एग्जाम्पल लिख लिए, केस स्टडी लिख लिए, टॉपिक लिख, ऐसे वो होने पड़ेंगे, रिफाइन करने पड़ेंगे। ऐसे GS 1 के हड़प्पन की 2 बातें लिख ली, टाइमलाइन लिख लिया रूलर्स का, कल्चर पे लिख लिए, सिलेबस के कीवर्ड्स लिख लिए, पीवाईक्यू के थीम्स के कीवर्ड लिख लिए कि GS 1 का आ गया तो 17-18 पेज में रिवाइज करके खत्म कर। GS 2 का आ गया पेपर से रिवाइज, उस लेवल पे आ रहा है तुम्हें भी। वो बल्क बुक्स कभी खत्म नहीं होगी, उनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, नैरो डाउन करना है, नैरो डाउन। जब नैरो डाउन हो जाएगी, वो लिमिटेड पेज में आ जाएगी, तब हो जाएगा सिलेक्शन। और ज्यादा टाइम डाइवर्सिफाई करने मत करो, नैरो डाउन करने में करो। डाइवर्सिफाई क्या हुआ, एक सोर्स को अलग अलग पढ़िया, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो। पहले कंसोलिडेट करना सीख लो। कंसोलिडेट करने का फायदा ही होता है, देखो मेरे को कल्चर में 3 बात याद रखती है हमेशा, AL हमेशा वो याद, कभी पूछना है मेरे को तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं आंसर कर लूंगा उसको। और वो वाला बहुत सारी चीज मेरे को 3 वर्ड भी याद नहीं रहेगी। तो स्ट्रक्चर बनाओ अपने दिमाग में हर चीज के, और फिर उसे याद करना स्टार्ट करो, तो तुम्हारी मेमोरी बढ़ेगी, तू बोलोगे नहीं। जो बच्चे कई बार कहते हैं भूल रहे हैं हम, वो नहीं बोलोगे, एक बार में याद होगी चीजें। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट निकालो तुम लोग, क्योंकि मेरे को लगता है यूपीएससी खाड़ा के सारे बच्चे निकल लेते हैं फिर वो उस लेवल पे। उसके लिए तुम्हें इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल लेंगे यहाँ से, तुम्हें भी खुशी होगी और मेरे लिए बढ़िया रहेगा फिर। ठीक है ना, चलो कर लो, शाबाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।